मेरे पिता सुप्रीम ड्रैगन किंग हैं और मेरी माँ एक कुलीन सिल्वर ड्रैगन। मेरा पुनर्जन्म एक पीले ड्रैगन के बच्चे के रूप में हुआ, जो सदी में एक बार दिखने वाली दुर्लभ बात है। लेकिन मेरे माता पिता हमेशा मुझे मारना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक डबल योक अंडे से पैदा हुआ था। ड्रैगन रीति रिवाजों के अनुसार एक घोंसले में केवल एक ही बच्चे को पाला जाता है। अगर दो या उससे अधिक पैदा होते हैं तो वे सबसे कमजोर दिखने वाले को खा जाते हैं। हालांकि मेरे ड्रैगन माता पिता ने मुझे खाने का फैसला नहीं किया, फिर भी उन्होंने मुझे अपने ही सहारे जिंदा रहने के लिए सबसे खतरनाक राक्षसी जानवरों वाली काल कोठरी में फेंक दिया। हालांकि जब मैंने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी जीवित था, लेकिन मेरी 3 पसलियां टूट चुकी थीं और मेरे अंदरूनी अंग गंभीर रूप से घायल थे। इसके अलावा मैं इस समय भूख से बहुत कमजोर हूं। अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं खाया तो किसी राक्षसी जानवर को मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यहीं भूख से मर जाऊंगा। मैं एक ड्रैगन किंग हूं और भले ही मैं एक खामियों वाला उत्पाद हूं, मैं मौत का उत्पाद नहीं हूं। मैं एक ड्रैगन किंग हूं और भले ही मैं मौत का उत्पाद हूं, मैं यहां भूख से मरने से इनकार करता हूं। मेरे नुकीले दूध के दांत भले ही नाजुक थे, लेकिन मेरी रगों में दौड़ने वाली ड्रैगन की शक्ति से ऊर्जावान थे। उन्होंने फिर भी पूरी सटीकता के साथ इसके जोड़ के मुलायम मांस को छेद दिया। उस बीटल ने एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और पागलों की तरह अपने शरीर को हिलाने लगा, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा, अपनी जान की परवाह किए बिना भी नहीं। उसी समय मैंने अपने आगे के पंजों को उस बीटल के पेट में गहराई तक गाड़ दिया। उसके विशाल जबड़ों ने मेरी पीठ को खरोंच दिया और मेरे जो शल्क मुश्किल से ठीक हुए थे वे तुरंत चकनाचूर हो गए और खून से लथपथ हो गए। एक तेज दर्द मेरे शरीर के आर पार हो गया, लेकिन मेरी आंखों में खूंखारपन और भी ज्यादा बढ़ गया। मुझे ड्रैगन सम्राट की वो उदासीन नजर याद आई। मुझे अपने भाई का वो घमंडी रवैया याद आया। मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आया, वो जिसने मुझे एक बार भी सीधे नहीं देखा था। मैं मर नहीं सकता, मुझे जीना है। मैं तुम्हें पूरी तरह से निगल जाऊंगा। फिर मैंने जबरदस्ती मांस का एक टुकड़ा फाड़ लिया और उसे निगल गया। एक गर्म ऊर्जा का प्रवाह तुरंत मेरे पेट से फूट पड़ा, जो तेजी से मेरे पूरे शरीर में दौड़ने लगा। यह ऊर्जा थी। मैंने महसूस किया कि जो शक्ति मैंने खो दी थी वह मेरे पास वापस आ रही है। मेरी पीठ का घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगा। बीटल का संघर्ष भी कमजोर और कमजोर होता गया। अंत में वह कुछ बार तड़पा। बीटल कुछ बार फड़फड़ाया और पूरी तरह से शांत हो गया। मैंने पागलों की तरह उसके बाकी हिस्सों को भी खाना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैं आधा ही खा पाया था कि अचानक मेरे नीचे की जमीन बहुत तेजी से कांपने लगी। स्नैप! मैंने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। खतरे का एक तीव्र एहसास मुझ पर छा गया। मेरे पीछे एक विशाल आंख मुझे एकटक घूर रही थी। जैसे ही मैंने इसकी रूपरेखा को पहचाना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह एक वयस्क अर्थ ड्रेक था, जो ड्रैगन की एक उप प्रजाति है, इस काल कोठरी के मध्य स्तरों के आकाओं में से एक। हालांकि इसका वंश एक असली ड्रैगन की तुलना में बहुत कम कुलीन है और इसकी बुद्धिमत्ता भी काफी कम होती है। इसकी चमड़ी मोटी और सख्त होती है, इसका बचाव अद्भुत है और इसकी ताकत भयानक रूप से विशाल है। मेरे वर्तमान रूप के लिए यह निस्संदेह एक ऐसा यमराज है जिसे मैं हरा नहीं सकता। अब सब खत्म। मैंने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन एक पल के बाद जिस मौत की मुझे उम्मीद थी वो नहीं आई। मैंने देखा कि उस विशाल अर्थ ड्रेक ने मुझे काटने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। इसके बजाय वह अपनी नाक मेरे करीब लाई और मुझे जोर से सूंघा। अचानक अर्थ ड्रेक ने अपना सिर पीछे खींच लिया। उसके गले से कई धीमी अजीब आवाजें आने लगीं। हैरानी की बात है कि यह किसी खतरे जैसी आवाज नहीं थी। इसके विपरीत इसमें संदेह और जिज्ञासा की एक झलक लग रही थी। अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी बोलती बंद कर दी। इस विशाल अर्थ ड्रेक ने अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन यह मुझे पकड़ने के लिए नहीं था। उसने धीरे धीरे मेरे शरीर पर लगे उस कीड़े के खून को तब तक चाटा जब तक मैं साफ नहीं हो गया। मुझे चाटने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने कुछ पक्का कर लिया हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जिसे केवल मातृ प्रेम ही कहा जा सकता है। वह धीरे से नीचे बैठ गई और उसने अपना विशाल सिर जमीन पर ठीक मेरे सामने रख दिया। उसके मुंह से एक हल्की सी कराहने की आवाज आई, जो मेरे लिए उसकी गोद में दुबक कर बैठने का इशारा था। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि क्या हो रहा था। जाहिर है, इस अर्थ ड्रेक ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था और वह अत्यधिक मातृवृत्ति के दौर में थी। और मेरी रगों में ड्रैगन किंग का वंश दौड़ता है। एक निचले वंश के अर्थ ड्रेक के लिए समान मूल की इस श्रेष्ठ आभा ने उसके अंदर एक स्वाभाविक अपनापन जगा दिया था। वह मुझे अपने सगे बेटे की तरह मान रही थी। जब मैं इस पारिवारिक नाटक में शामिल होने से हिचकिचा रहा था, तभी बहुत ही गलत समय पर मेरे पेट ने फिर से गुर्राहट की। अर्थ ड्रेक उस आवाज को समझ गई। वह तुरंत चिंतित दिखाई देने लगी। उसका विशाल शरीर अजीब ढंग से हिला और वह करवट लेकर लेट गई, जिससे उसका पेट सामने आ गया, जहां कई सूजे हुए दूध पिलाने वाले पाउच थे। उनमें से दूध की एक बहुत ही लुभावनी महक आ रही थी। एक अस्पष्ट मानसिक तरंग सीधे मेरे दिमाग तक पहुंची। खाओ! ये शब्द नहीं थे, बल्कि उच्च स्तरीय जीवों की एक विशिष्ट आत्माओं का संचार था। मैंने उस जगह को देखा जहां से वह दूधियां तरल बह रहा था। मैंने जोर से अपना थूक निगला। यह अर्थ ड्रेक का दूध था, पृथ्वी की शक्ति से भरा एक महत्वपूर्ण सार। मेरे वर्तमान रूप के लिए यह किसी भी स्वर्गीय खजाने से ज्यादा मूल्यवान टॉनिक था। मैंने हिचकिचाना बंद कर दिया और अर्थ ड्रेक के मुलायम पेट में अपना सिर घुसा दिया। मैंने लालच से दूध पीना शुरू कर दिया। यह ऊर्जा पहले वाले उस कीड़े के खून से 100 गुना अधिक शुद्ध थी और इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से सुपाच्य थी।
मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर के अंदर की क्षतिग्रस्त नाड़ियां तेज गति से खुद की मरम्मत कर रही थीं। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन अब मैं और नहीं पी सकता था। मुझ पर एक बहुत गहरी नींद छा गई। यह मेरी बॉडी का गहरी मरम्मत की स्थिति में जाने का रिएक्शन था। आधी नींद में मैंने महसूस किया कि अर्थ ड्रेक ने मुझे सावधानी से अपने थूथन में उठाया और मुझे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में ले गई। जल्द ही उसने मुझे सूखी घास से ढके एक घोंसले में धीरे से रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने जमीन को छुआ, मुझे कोने से घूरती हुई कई दुश्मन निगाहें महसूस हुईं। 3 छोटे अर्थ ड्रेक्स। भले ही वे अभी अभी पैदा हुए बच्चे थे, लेकिन उनका आकार मुझसे दोगुना था। तीनों अर्थ ड्रेक के बच्चों ने मुझे दुश्मनी की नजर से देखा। उनमें से एक, जो सबसे बहादुर था, पास आया और अपने सख्त सिर से मुझे धक्का दिया। ये ऐसा था मानो वो कह रहा हो, बाहर निकलो। ये देखकर मैंने अपने दांत दिखाए और तुरंत पलटवार किया। उस छोटे ड्रैगन को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आक्रामक होऊंगा। वो इतना डर गया कि उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसी क्षण माय ड्रैगन का विशाल सिर अंदर झांका और उसने एक धीमी गुर्राहट निकाली। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने शरारती बच्चों को डांट रही हो। उसने अपने थूथन का इस्तेमाल करके उन तीनों को और मुझे एक साथ सटा दिया। हालांकि तीनों छोटे ड्रैगन ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी माँ की रौबदार नजरों के नीचे उनके पास अनिच्छा से हिलने और उसके पेट से सटकर दुबकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मैं वहां सेटल हुआ, मुझे सुरक्षा का एक ऐसा एहसास हुआ जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक मुस्कान के साथ मैंने सोचा, चूंकि उन्होंने मुझे अपना लिया है तो आज से यही मेरा घर है, और जो कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत करेगा मैं उन्हें खा जाऊंगा। जब मैं जागा तो मैंने माँ और 3 बच्चों को देखा। वे पहले से ही बाहर जाने के लिए तैयार थे। माँ ड्रैगन ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। आज बाहर खोज करने का दिन था। काल कोठरियों में रहने वाले जादुई जानवरों के लिए घोंसला सुरक्षित है, लेकिन हर समय वहीं रहने का मतलब है भूख से मरना। इसके अलावा बच्चों को जीवित रहना सीखने की जरूरत है। गुफा के छिपे हुए प्रवेश द्वार से बाहर निकलते ही नजारा अचानक खुल गया। यह भूमिगत गुफाओं का एक विशाल मैदान था। छत से अनगिनत पत्थर लटक रहे थे। दूर विशाल परछाइयां घूम रही थीं और समय समय पर हड्डियां कंपा देने वाली दहाड़ें गूंज रही थीं। मुझे पता था कि मेरी वर्तमान ताकत के साथ अगर मैं माय ड्रैगन से 500 मीटर भी दूर भटक गया तो मैं किसी के लिए भी एक आसान सा नाश्ता बन जाऊंगा। वो हमें बजरी वाले एक काफी खुले इलाके में ले गईं। यहाँ एक निम्न स्तरीय जादुई जानवर रहता था जिसे मोल रैट के नाम से जाना जाता है। वे फुर्तीले होते हैं, लेकिन उनका हमला कमजोर होता है, जो उन्हें अभ्यास के लिए एकदम सही बनाता है। माँ रुकी और उसने अपनी पूंछ से धीरे से जमीन थपथपाई और आदेश दिया। तीनों छोटे अर्थ ड्रेक उत्साह से भरे हुए आगे की ओर दौड़े। भले ही वे अनाड़ी थे, लेकिन उनकी ताकत ही उनका फायदा थी। सबसे बड़े भाई ने अपना सिर एक चट्टान पर दे मारा और उसके नीचे छिपे कुछ मोल रैट खौफ में दूर भाग गए। दूसरे और तीसरे भाई ने बहुत ही अजीब तरीके से छलांग लगाई। हालांकि उनका निशाना बहुत खराब था और उनके विशाल पंजे हर जगह हवा में फड़फड़ा रहे थे, फिर भी वे एक बदकिस्मत चूहे को कुचलने में कामयाब रहे। वहां पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। यह एक शिकार से ज्यादा किसी तोड़फोड़ जैसा लग रहा था। मैं उस तरह के जंगली हमले को ठंडी और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। उसमें बिल्कुल भी कोई तकनीक नहीं थी। मैं एक किंग मोल रैट को देख रहा था, जो आकार में थोड़ा बड़ा और स्पष्ट रूप से अधिक चालाक था। वह चीज दूसरों की तरह आंख मूंद कर नहीं भाग रही थी। वह एक बंद गली वाले कोने में दुबक कर बैठ गया और एकटक उन छोटे ड्रैगन्स को घूरने लगा। जैसे ही सबसे बड़े भाई ने पीछा करने के लिए पीछे मुड़कर देखा, एक और मोल रैट। जैसे ही ड्रेक ने अपनी पीठ को असुरक्षित छोड़ा, वह किंग मोल रैट हिल गया। वह जमीन के बहुत करीब से तेजी से आगे बढ़ा। उसका निशाना हमारे पीछे की झाड़ियां थीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इस पल में ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने की दुनिया धीमी हो गई हो। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि मेरे जुलोंग वंश की प्रतिभा थी। समय की आंखों के शुरुआती रूप का एक निष्क्रिय प्रभाव। हालांकि मैं अभी तक अपनी मर्जी से समय को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन तीव्र एकाग्रता के तहत मेरी गतिशील दृष्टि सब कुछ कैद कर सकती है। अत्यधिक तेज गति वाले कदम। मैं मोल किंग की मांसपेशियों के सिकुड़ने की दिशा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मैंने अनुमान लगा लिया था कि वह कहाँ उतरेगा। मोल किंग के झाड़ियों तक पहुंचने से 1 सेकंड पहले मेरा शरीर पूरी ताकत से आगे बढ़ा और मेरे दूध के दांत मोल किंग की गर्दन में ठीक उसकी रीढ़ की हड्डी पर पूरी सटीकता के साथ गड़ गए। और फिर एक जानलेवा वार। पूरी प्रक्रिया 3 सेकंड से ज्यादा नहीं चली। जब तक तीनों छोटे ड्रैगन आगे बढ़े, मोल किंग का काम तमाम हो चुका था। जब तीनों छोटे अर्थ ड्रेक, जो अभी भी हर जगह खुदाई कर रहे थे, ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, तो उनकी आंखें फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था मानो वे पहली बार अपने बेकार छोटे भाई को देख रहे हों। ठीक तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक चट्टानों के बीच की दरारों से एक घनी सरसराहट की आवाज उठी। माय अर्थ ड्रेक, जो अब तक अपने बच्चों को प्यार से खेलते हुए देख रही थी, ने अचानक एक दहाड़ मारी। वह हम चारों बच्चों की रक्षा करते हुए उछल पड़ी। इसके तुरंत बाद जमीन से अनगिनत काले खंडित पैर बाहर निकल आए। वे संक्षारक काले बिच्छू थे। वे एक प्रकार के शिकारी हैं जो कॉलोनियों में रहते हैं, और हालांकि व्यक्तिगत रूप से वे केवल लेवल 1 के हैं, वे आमतौर पर सैकड़ों या हजारों के समूहों में चलते हैं। उनकी पूंछ का जहर एक पल में एक जंगली सांड को लकवाग्रस्त कर सकता है। सबसे भयानक बात यह है कि वे बेहद तामसिक और लालची होते हैं।
एक बार जब उन्हें खून की गंध मिल जाती है तो वे तब तक नहीं रुकते जब तक वे मार नहीं देते या मर नहीं जाते। कुछ क्षण पहले मोल किंग के खून ने इस जानलेवा झुंड को आकर्षित कर लिया था। काले बिच्छुओं का एक घना झुंड ज्वार की तरह आगे बढ़ा और हमारे चारों ओर का घेरा तेजी से बंद होने लगा। तीनों छोटे अर्थ ड्रेक ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। खौफजदा होकर वे अपनी माँ के पीछे कांपते हुए दुबक गए। भले ही माँ अर्थ ड्रेक मजबूत थी, लेकिन आखिरकार वह अकेली थी। इसके अलावा ये काले बिच्छू छोटे, फुर्तीले होते हैं और विशेष रूप से सबसे कमजोर बचाव वाली जगहों पर हमला करते हैं, जैसे जोड़ और पेट। पलक झपकते ही दर्जनों बिच्छू माँ अर्थ ड्रेक की पीठ पर चढ़ चुके थे और अपने डंक से उसे पागलों की तरह डंक मार रहे थे। माँ अर्थ ड्रेक दर्द से दहाड़ने लगी, बार बार करवट बदलते हुए अपनी पीठ पर बैठे दुश्मनों को कुचलने की कोशिश करने लगी। लेकिन और बिच्छुओं ने मौका पाकर बच्चों पर झपट्टा मार दिया। लानत है, ये दृश्य देखकर मेरी नजरें ठंडी हो गईं। अपने आकार के साथ मैं किसी दरार में घुसकर शायद अपनी जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन ये बड़े मूर्ख बिना किसी संदेह के मारे जाएंगे। मैंने अपने सबसे बड़े भाई की ओर देखा, जो कांप रहा था लेकिन मुझे अपने शरीर के नीचे छिपाकर बचा रहा था। फिर मैंने माँ अर्थ ड्रेक की ओर देखा, जो खाए हुए डंक के खून से लथपथ थी। मुझे लगा कि मैं बहुत खतरनाक जगह पर हूं। मैं यूं ही दूसरी तरफ नहीं देख सकता था। मेरी माँ ने मेरी रक्षा करने में मदद की। अचानक मेरी आंखों में ज्वाला भड़क उठी। मैं बिच्छुओं के झुंड की ओर नहीं दौड़ा, इसके बजाय मैंने एक चट्टान के खंभे की ओर देखा, जो कुछ ही दूर गिरने वाला था। उस खंभे का आधार पहले से ही लगभग पूरी तरह से गल चुका था और वह ठीक उस छेद के प्रवेश द्वार पर था जहां से झुंड आ रहा था। बड़े भाई, उस खंभे को मारो! मैंने एक तेज चीख निकाली। हालांकि मेरा बड़ा अर्थ ड्रेक भाई जटिल भाषा नहीं समझता था, लेकिन वह मेरी नजर को समझ गया। उसने एक दहाड़ मारी, अपना सिर नीचे किया और अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे बताए हुए दिशा में एक जंगली प्रहार किया। एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी, क्योंकि पत्थर के खंभे का नाजुक आधार चकनाचूर हो गया था। दर्जनों टन वजनी वह पत्थर एक दहाड़ के साथ ढह गया। वह ठीक उस छेद के ऊपर गिरा। यह झुंड के लिए सबसे व्यस्त निकास बिंदु था, जिसने एक ही बार में सैकड़ों काले बिच्छुओं को कुचल दिया। बिच्छुओं का बाकी झुंड फंस गया था। वे इस अचानक ढहने से अवरुद्ध हो गए थे, जिसने उनका रास्ता काट दिया था। घेरे में एक बहुत बड़ा गैप खुल गया। मैं फिर से दहाड़ा। माय अर्थ ड्रेक ने काले बिच्छुओं को अपनी पीठ से नीचे गिराने के मौके का फायदा उठाया। हम चारों को पकड़कर वह पागलों की तरह वापस हमारे क्षेत्र की ओर भागी। काले बिच्छुओं के साथ हुई उस मुठभेड़ को 1 महीना बीत चुका है। मेरे मूल गहरे लाल शल्क झड़ने लगे। उनकी जगह गहरे काले लाल शल्कों का एक कवच दिखाई दिया। इन नए शल्कों की कठोरता अविश्वसनीय है। एक सामान्य प्रथम स्तर का जादुई जानवर मेरे बचाव पर खरोंच भी नहीं मार सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा पेट एक अथाह गड्ढा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना खाता हूं। जैसे ही मैं अपनी विरासत में मिली यादों से सांस लेने की तकनीक को सक्रिय करता हूं, वह सारा मांस और खून कुछ ही समय में शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। अभी मैं घोंसले के बाहर एक ऊंची चट्टान पर लेटा हुआ हूं और देख रहा हूं। इन पिछले कुछ दिनों से पूरी काल कोठरी अजीब तरह से शांत है। आमतौर पर इस समय दूर की खाई में बहुत शोर होता। जंगल को जादुई जानवरों की दहाड़ से भरा होना चाहिए था, लेकिन अब मैं मुश्किल से कोई आवाज सुन सकता हूं। एक भी जीवित प्राणी नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और आसपास के इलाके को स्कैन किया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि क्षेत्र के किनारे पर कई निम्न स्तरीय प्राणी आगे बढ़ रहे हैं। वे एक झुंड में काल कोठरी के ऊपरी स्तरों की ओर भाग रहे हैं। क्या यह किसी भगदड़ का शगुन हो सकता है? भगदड़ आमतौर पर अराजक होती है, लेकिन यह पलायन अलग है। यह किसी आने वाले संप्रभु से बचने जैसा लग रहा है। मेरे पीछे मैं एक धीमी, बेचैन गुर्राहट सुनता हूं। माय अर्थ ड्रेक मुझसे बिना कुछ कहे बाहर आ गई है। वह बेहद चिंतित दिख रही है। उसके विशाल पंजे घबराहट में जमीन खोद रहे हैं। एक पृथ्वी जादुई जानवर के रूप में वह जमीन के कंपन के प्रति बेहद संवेदनशील है। उसे आभास हो गया है कि कोई चीज इस क्षेत्र पर आक्रमण कर रही है। यह एक विशाल और भयानक उपस्थिति है। अचानक माय अर्थ ड्रेक घोंसले की ओर दहाड़ती है, एक आदेश देती है। वह तीनों छोटे ड्रेक्स को, जो अभी भी गहरी नींद में हैं, तुरंत जागने और भागने के लिए कहती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक सुस्त धमक की आवाज आती है। यह इस तरह गड़गड़ाता है जैसे यह ठीक मेरे बगल में फट गया हो। पूरी गुफा हिंसक रूप से हिलने लगती है और ठीक उसके बाद हमारे क्षेत्र के सामने से क्रूरता से भरी एक दहाड़ गूंजती है। मैं एक विशाल गहरी रूपरेखा को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखता हूँ। यह एक स्नो लायन किंग है। यह शेर काल कोठरी के चौथे स्तर का संप्रभु है। एक प्राणी जो वयस्क होने पर रैंक 3 के शिखर तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी यह भव्य संप्रभु दयनीय और घिरा हुआ लग रहा है। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। इस रैंक 3 संप्रभु का किसी चीज द्वारा शिकार किया जा रहा है। वह हताश और दिशाहीन है। पागल स्नो लायन सीधे अर्थ ड्रेक माय के क्षेत्र में आ घुसा। वह अत्यधिक घबराहट और दर्द की गिरफ्त में है। उसकी आंखें पूरी तरह से खून से लाल हैं। यह उस इंसान का पागलपन है जो अपना होश खो चुका है। जब उसने अपने सामने अर्थ ड्रेक के परिवार को देखा, उसकी पहली प्रतिक्रिया उनके आसपास से गुजर जाने की नहीं थी। इसके बजाय उसे केवल अपना गुस्सा निकालने के लिए उनका नरसंहार करने की इच्छा महसूस हुई। पागल स्नो लायन दहाड़ा और उसने खुद को हमले में झोंक दिया। माय अर्थ ड्रेक ने एक विद्रोही दहाड़ निकाली। भागो, अपने भाई बहनों को ले जाओ! अपने विशाल शरीर के साथ
उसने उसे रोकने के लिए छलांग लगा दी। दोनों विशाल जानवर बेरहमी से टकराए। भले ही पागल स्नो लायन गंभीर रूप से घायल था, आखिरकार वो अभी भी एक संप्रभु मांसाहारी शिकारी था। उसके नुकीले पंजों ने पलक झपकते ही मेरी माँ के कंधे पर लगे पत्थर के कवच को फाड़ दिया। मेरी माँ दर्द से दहाड़ उठी, लेकिन उसने शेर की गर्दन के फर पर अपना जबड़ा कस लिया और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने के लिए अपने वजन का इस्तेमाल किया। तीनों छोटे अर्थ ड्रेक डर के मारे लकवाग्रस्त हो गए थे, एक कोने में कांपते हुए दुबके हुए थे। मैं भागा नहीं, मैं एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गया और ठंडक से लड़ाई देखने लगा। अगर मेरी माँ हार गई तो हम सब मर जाएंगे। मुझे मदद करनी थी। मेरी नज़र शेर के शरीर पर स्कैन कर रही थी, उसका कमजोर बिंदु कहाँ था। अंततः मुझे वह मिल गया। मेरी आंखें शेर के घायल सामने के पंजे पर टिक गईं। यह एक पुराना घाव था और यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। जैसे ही शेर ने मेरी माँ को नीचे दबाया, उसके नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ने ही वाले थे। मैंने छलांग लगा दी। मर कमीने! मैंने शेर के टूटे हुए पंजे के घाव पर ठीक सटीकता के साथ काट लिया। शेर की नसों में तुरंत तेज दर्द दौड़ गया, जिससे उसकी गतिविधियां पूरी तरह से सुन्न हो गईं। मेरी माँ ने जीवन में एक बार मिलने वाले इस मौके का फायदा उठाया। उसकी पूंछ विशाल हथौड़े की तरह घूमी और पूरी ताकत से शेर के सिर पर जा टकराई। फिर जमीन से नुकीली चट्टानें फूट पड़ीं, जिन्होंने उसके मुलायम पेट को छेद दिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। शेर का विशाल शरीर एक जोरदार धमक के साथ गिर पड़ा। वह कुछ बार तड़पा और फिर हिलना बंद कर दिया। हम जीत गए थे। मेरी माँ जोर जोर से हाँफ रही थी। उसका पूरा शरीर घावों से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में जीवित बचने की राहत और मेरे लिए हैरानी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से मुझे चाटा। मैंने अपनी माँ के इस प्यार का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं एकटक उसी दिशा में देखता रहा जहां से शेर भाग कर आया था। शेर तो मर चुका था, लेकिन असली मुजरिम जिसने उसे भागने पर मजबूर किया था, वह अभी भी वहीं था। अचानक अंधेरे से एक आकृति बाहर निकली। यह ड्रैगन या शेर जैसा कोई 4 पैरों वाला जानवर नहीं था। यह एक वानर एप था जो 2 पैरों पर सीधा चलता था। एक विशालकाय एप कैट जो लगभग 8 मीटर लंबा था। उसका शरीर घने काले बालों से ढका है जो कवच की तरह सख्त हैं। वह अपने हाथ में एक विशाल सफेद हड्डी का गदा घसीट रहा था। हंटर डीमन ऐप, काल कोठरी के 5वें स्तर का असली संप्रभु। एक इंसान के बच्चे के बराबर बुद्धिमत्ता वाला यह एक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर था। उसकी खौफनाक आभा 5वें रैंक के करीब है। मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द था, भागो। ये चीज हमारी पहुंच से पूरी तरह बाहर है। माय अर्थ ड्रेक भी स्पष्ट रूप से यह समझ गई थी। वह अचानक मुड़ी और अपने सिर का इस्तेमाल किया। उसने अपने तीनों बच्चों को धक्का दिया जो डर के मारे सुन्न पड़ चुके थे। उन्हें पागलों की तरह गुफा के पीछे के एक गुप्त रास्ते की ओर धकेल दिया। ये उनके भागने का एकमात्र रास्ता था। माय अर्थ ड्रेक ने मेरी ओर देखा, अपनी आंखों से मुझे भी अंदर जाने का इशारा किया। मैंने अपने दांत भींचे। अपने अंगों के दर्द और कमजोरी को सहते हुए मैंने अपने ड्रैगन भाई बहनों के कदमों का पीछा किया, बहुत धीमे, अपने बेतहाशा भागते शिकार को देखकर। डीमन एप ने उनका पीछा करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने अपना सिर झुकाया, मानो वह इन चींटियों के संघर्ष का आनंद ले रहा हो। फिर उसने उस विशाल हड्डी के गधे को उठाया और उसे दर्जनों मीटर दूर गुफा की छत पर दे मारा। पूरी चट्टानी छत तुरंत ढह गई। सैकड़ों टन विशाल पत्थर एक गरजती हुई आवाज के साथ नीचे गिरे और अविश्वसनीय सटीकता के साथ उस रास्ते के प्रवेश द्वार को कुचल दिया। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अब बंद हो चुका था। झटके की लहर ने मुझे जमीन पर फेंक दिया और मेरा मुंह धूल से भर गया। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मेरा दिल बैठ गया। सामने डीमन ऐप, पीछे एक बंद रास्ता। यह मौत का जाल था। डीमन ऐप ने एक धीमी, संतुष्ट हंसी निकाली। वह धीरे धीरे उस पागल स्नो लायन की लाश की ओर बढ़ा। शेर के शरीर से अभी भी गर्मी निकल रही थी। डीमन ऐप ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया। उसने शेर को पकड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। बड़े बड़े टुकड़ों में चबाने लगा। खाते समय उसकी खून की प्यासी आंखें एकटक हम पर टिकी थीं, जो कोने में दुबके हुए थे। मौत का यह इंतजार खुद मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। तीनों छोटे अर्थ ड्रेक पूरी तरह से टूट चुके थे। दूसरे और तीसरे ने अपने सिर मिट्टी में गाड़ लिए थे। बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। केवल सबसे बड़ा, जो सिर से पैर तक कांप रहा था, मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था, अपने 2 छोटे भाई बहनों की रक्षा करते हुए। शेर के खिलाफ लड़ाई से अर्थ ड्रेक माय का कवच पहले ही चकनाचूर हो चुका था। उसकी ताकत और जादुई शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह दृढ़ता से खड़ी हुई, खुद को डीमन ऐप और अपने बच्चों के बीच खड़ा कर दिया। वह जानती थी कि वह मरने वाली है, लेकिन वह एक दांव लगाना चाहती थी, अपने बच्चों के जीवित रहने के एक और सेकंड के बदले में अपनी खुद की जान दांव पर लगाने के लिए। एक चट्टान की छाया में छिपकर मेरा दिमाग पूरी गति से दौड़ रहा था। डीमन ऐप ने खाना खत्म किया। फिर उसने अपनी हड्डी की गदा उठाई और हमारे कोने की ओर चलने लगा। उसी क्षण अर्थ ड्रेक माँ हिल गई। उसने अपने पूरे जीवन की सबसे उग्र दहाड़ निकाली। फिर अपने विशाल शरीर के साथ उसने डीमन ऐप पर हिंसक रूप से हमला कर दिया। हालांकि ऐप ने केवल शुद्ध तिरस्कार से भरा चेहरा बनाया। जैसे ही वे टकराने वाले थे, डीमन ऐप एक बंदर की फुर्ती के साथ एक तरफ हट गया। उसके हाथ में मौजूद हड्डी का गदा हवा में घूमा और जबरदस्त ताकत के साथ अर्थ ड्रेक माँ की पीठ पर जा टकराया। उसकी रीढ़ की हड्डी तुरंत टूट गई। अर्थ ड्रेक माँ जमीन पर मांस के ढेर की तरह कुचल दी गई थी। उसने उठने की कोशिश की,
मैं अब अपने शरीर के पिछले हिस्से को महसूस नहीं कर सकती थी। मैं केवल अपने आगे के पंजों का उपयोग करके अपने टूटे हुए शरीर को फर्श पर घसीट सकती थी। फिर भी मैं बच्चों के सामने आने की कोशिश करती रही। उसने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली और मेरी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था, केवल एक विनती थी, कृपया उन्हें दूर ले जाओ। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। कमीने, मैं अंदर ही अंदर चीखा। लेकिन उस क्षण में डीमन ऐप ने माँ ड्रेक को एक जिद्दी बाधा के अलावा कुछ नहीं समझा। उसने अपना पैर उठाया और उसका सिर कीचड़ में कुचल दिया। फिर उसकी निगाहें मुड़ी। उसने उसके पार उन 3 छोटे गोल मटोल ड्रेक्स को देखा जो पीछे इंतजार कर रहे थे। वह कान तक मुस्कुराया, पीले दांतों की एक पंक्ति दिखाते हुए। वह मेरे सबसे बड़े भाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अपने डर के बावजूद वह भागा नहीं। इसके बजाय उसने अजीब तरह से अपना मुंह खोला और डीमन ऐप की उंगली काट ली। लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक बेकार की कोशिश थी। डीमन ऐप ने बस अपनी उंगली से एक झटका दिया। मेरे बड़े भाई का सिर तरबूज की तरह फट गया। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वह बड़ा आदमी जो हमेशा मुझसे टकराता था लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा मांस बचाता था, अब सिर्फ एक सिर कटी लाश था। उस पल में दुनिया रुकी हुई लग रही थी। मैं उस गिरी हुई लाश को सदमे में देखता रहा। मेरे दूसरे और तीसरे भाई उसके बगल में खड़े थे, डर से पथराए हुए। फिर डीमन ऐप के हाथ ने मेरे दूसरे भाई को छीन लिया। एक छोटी, दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। मेरा दूसरा भाई कुचलकर लुगदी बन गया। यह एक नरसंहार था। उसे कीड़ों को कुचलने का मजा आ रहा था। मेरे मुंह से एक आवाज निकली। यह ड्रैगन वंश की दहाड़ थी, युवा, लेकिन शुद्ध नफरत से भरी हुई। मैं परछाइयों से बाहर कूदा। अगर मैं बच नहीं सकता तो मैं तुम्हारे शरीर से मांस का एक टुकड़ा फाड़ लूंगा। मैं उस अजेय डीमन गॉड की ओर एक पागल की तरह झपटा। मेरी गति अनियमित थी, लेकिन मेरी ताकत चरम पर थी। यह जीवन और मृत्यु के कगार पर अनगिनत बार निखारी गई एक वृत्ति थी। मैंने ऐप के सख्त शरीर पर हमला नहीं किया या उसके गले को निशाना नहीं बनाया। मुझे पता था कि मैं उन्हें भेद नहीं सकता था। मेरा लक्ष्य डीमन ऐप की आंखें थीं। डीमन ऐप को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि यह तुच्छ इंद्रधनुषी छिपकली इतनी तेजी से पलटवार करेगी। जब तक उसने प्रतिक्रिया की, मैं पहले ही उसके हाथ पर चढ़ चुका था और उसके कंधे तक पहुंच गया था। मैंने अपना मुंह खोला और अपनी पूरी ताकत से ऐप की बाईं आंख पर काट लिया। मैं आंख की पुतली को पूरी तरह से नहीं काट पाया, लेकिन मेरे नुकीले दांतों ने उसकी पलक को चीर दिया। खून तुरंत बह निकला, उसकी पूरी बाईं आंख को ढक लिया। तेज दर्द ने डीमन ऐप को एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ निकालने पर मजबूर कर दिया। गुस्से में आकर उसने अपना विशाल हाथ ऐसे उठाया मानो किसी मच्छर को मारने वाला हो। उसने क्रूर ताकत से अपने ही कंधे पर वार किया। मैंने दबाव आते हुए महसूस किया और बचने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर टिके नहीं थे। उस विशाल हाथ ने मुझे सीधे टक्कर मारी। ये एक हाई स्पीड ट्रेन के नीचे आ जाने जैसा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उस एक पल में मेरे सारे अंदरूनी अंग खिसक गए हों। मेरे शरीर की हर हड्डी चकनाचूर हो गई। मैं हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मैं चट्टान की दीवार से जोर से टकराया और उछलकर गिर पड़ा। रुकने से पहले मैं जमीन पर कई बार लुढ़का। मैंने अपना मुंह खोला और थूक दिया। खून का एक बड़ा कौर, जिसमें मेरे अंगों के टुकड़े मिले हुए थे, बाहर निकल आया। मैं अब और नहीं उठ सकता था। मेरी रीढ़ की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई। मैंने अपने पिछले पैरों की सारी अनुभूति खो दी है। मेरी नज़र धुंधला जाती है। यही ताकत का अंतर है, सिर्फ एक थप्पड़ से दूर। डीमन ऐप अपनी खून बहती आंख को ढकता है। ऐप मुझे मारने की कोई जल्दी में नहीं है। वह उस छोटी सी चीज को धीरे धीरे प्रताड़ित करना चाहता है जिसने उसकी आंख को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। अपनी हड्डी की गदा लिए हुए वह मेरी ओर कदम दर कदम बढ़ता है। लेकिन तभी अर्थ ड्रैगन माए, जो पहले से ही कीचड़ में कुचली जा चुकी थी, अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने के बावजूद न जाने कहां से ताकत जुटा ली। वह फिर से हिलने में कामयाब रही। उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा खून से सना था। उसने दूर पड़ी मांस और खून के उन 3 धुंधले ढेरों की ओर देखा और एक गहरी तबाही की झलक उसकी आंखों से गुजर गई। फिर वह तबाही मरने के एक दृढ़ संकल्प में बदल गई। उसने अपना मुंह खोला और एक गर्म, मिट्टी के रंग की रोशनी उसके अंदर पागलों की तरह केंद्रित होने लगी। यह उसका मैजिक कोर था। वह अपना ही कोर जला रही थी। उसके चारों ओर की चट्टानें कांपने लगीं। बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह अनगिनत मिट्टी के कांटे फूटने लगे, लेकिन वे उसे आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे। ऐप आग बबूला हो वह घूमा, अपनी हड्डी की गदा उठाई और बिना किसी दया के ड्रैगन माए को पीटने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर वार के साथ हड्डियां टूटने की आवाज और मांस के बिखरने की धीमी धमक सुनाई दे रही थी। ड्रैगन माए ने खुद को नहीं बचाया, न ही दर्द से चीखी। उसने बस अपने शरीर से उस कोने को जिद के साथ रोक लिया ताकि वो वानर मुझ तक न पहुंच सके। उसकी जान तेजी से जा रही थी। आखिरकार वो वानर मारते मारते थक गया था, या शायद उसे लगा कि कुचले हुए मांस का यह ढेर अब कोई खतरा नहीं है। वो रुका, हल्का सा हाँफते हुए अपनी आंख से खून पोंछा। वो अपनी ताकत वापस पाने के लिए शांत खड़ा रहा। उस भयानक गुस्से और आंख की चोट के कारण उसे थोड़ा आराम चाहिए था। उसी पल का फायदा उठाकर ड्रैगन माए ने मुश्किल से सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा, जो जमीन पर बेबस पड़ा था। उसका आधा सिर पहले ही कुचला जा चुका था। वो जानी पहचानी दिमागी तरंग मेरे मन तक फिर पहुंची। ड्रैगन माए ने पूछा, बेटा क्या वे ठीक हैं? वो उन 3 छोटे ड्रैगन्स की बात कर रही थीं, जो अब बस मांस का लोथड़ा बन चुके थे। जब उसे कीचड़ में कुचला गया तो वो देख नहीं पाई कि क्या हुआ, या शायद वो इस सच को मानना ही नहीं चाहती थी। मेरा दिल जोर से बैठ गया। इस जालिम दुनिया में ये ममता की आखिरी झलक थी।
मैंने जमीन पर बिखरे उन मांस के टुकड़ों को देखा और अपने गले में आ रहे खून के स्वाद को रोकते हुए मैंने दिमागी शक्ति से जवाब दिया, वे ठीक हैं, बस बेहोश हो गए हैं। जब तुम उठोगी तो वे भी उठ जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे भद्दा झूठ था, लेकिन ड्रैगन माँ ने इस पर यकीन किया। ये अच्छी बात है, उसने सोचा। उसकी सांसें लगातार कमजोर पड़ती जा रही थीं। वो दिमागी लहर अब धुंधली और दूर होती जा रही थी। बेटा, मैं जानती हूँ तुम यहाँ के नहीं हो, तुम हमसे अलग हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना बेटा माना। रोना मत, इस तहखाने में रोने से सिर्फ मौत आती है। ड्रैगन माँ की आवाज अचानक गंभीर हो गई। आखिरी सांस से पहले ये उसकी अंतिम चेतना थी। सुनो बेटा, मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। मेरे शरीर में पृथ्वी की ताकत है, मुझे खा लो। मैं सुन्न रह गया, मुझे लगा मैंने गलत सुना। क्या? मुझे खा लो। वो दिमागी लहर अचानक बेहद तेज हो गई, एक ऐसी सख्ती के साथ जिसमें कोई बहस नहीं हो सकती थी। ये तुम्हारा आखिरी सहारा है, एक टुकड़ा भी बर्बाद मत करना। अगर तुम नहीं खाओगे तो वो वानर तुम्हें खा जाएगा। उसे जीतने देने के बजाय बेहतर है कि तुम खुद ताकतवर बनो। मेरे खून और मांस से जिंदा रहो और अपने भाइयों का ख्याल रखना। ये आखिरी शब्द कहते ही वो आवाज अचानक रुक गई। मेरी अर्थ ड्रैगन माँ की आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ चुकी थी। गुफा में एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैं उस लाश को घूरता रहा। अपनी माँ को खाऊं? भले ही उसने मुझे गोद लिया था, भले ही हमारी प्रजाति अलग थी, लेकिन इस एक महीने दिन रात उसके गर्म दूध का हर घूंट, उसका साया बार बार मेरी रक्षा करता रहा। इस ठंडी दुनिया में वो ही मेरा इकलौता घर थी, और अब मुझे अपने परिवार को ही खाना था। अचानक मैं जोर से हंस पड़ा। क्या यही ड्रैगन कबीले का श्राप है? क्या यही इस तहखाने का नियम है? खाओ या मर जाओ। दूर खड़ा वो शैतानी वानर अब अपनी सांसें वापस पा चुका था। उसने अपने गदा जैसे हाथ झटके और एक मजाकिया मुस्कान के साथ पलटा, इस आखिरी छोटे शिकार को खत्म करने के लिए तैयार। मेरी हंसी रुक गई। मैंने सिर उठाया और उस शैतानी वानर को देखा। मेरी आंखों में अब कोई भावना नहीं बची थी। माँ, तुम सही थी। खाना बर्बाद करना एक अपमान है। भयंकर दर्द सहते हुए मैं रेंग कर अपनी माँ के शरीर के पास पहुंचा। मैंने अपना जबड़ा खोला और वानर के खून से सने अपने दांत दिखाए। चूंकि ये शापित दुनिया हमें जीने नहीं देगी, तो मैं इस उदासी को खा जाऊंगा, मैं इस दया को खा जाऊंगा, मैं इस कमजोरी को खा जाऊंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें चबा जाऊंगा, कमीने बंदर, तुम्हारी हड्डियों समेत, और मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। मैंने अपनी ड्रैगन माँ के कुचले हुए शरीर का एक टुकड़ा खाया। जैसे ही मांस और खून मेरे मुंह में गया, एक असीम ऊर्जा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, पृथ्वी की एक तेज आभा के साथ मेरे अंदर फट पड़ी। विकास शुरू हो चुका था। उधर दूर खड़ा शिकारी वानर इस तमाशे को रोकने की जल्दी में नहीं था। उसके सनकी दिमाग के लिए शिकार को आपस में लड़ते और एक दूसरे को खाते देखना सबसे बड़ा मजा था। उसने बड़े चाव से जमीन से एक छोटे अर्थ ड्रैगन के अवशेष निकाले और उन्हें किसी स्नैक की तरह चबाते हुए अपने मुंह में ठूंस लिया। वो निराशा की प्यासी आंखों से मुझे देखता रहा। उसने खून से लाल आंखों से मुझे देखा और कहा, स्वाद अच्छा है, तुम और खाओ, मोटे हो जाओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। उस नजारे ने मेरी आंखों की आग को अचानक गहरे काले रंग में बदल दिया। मेरे पेट में फट रही उस शक्तिशाली ऊर्जा में मेरी नफरत घुल गई, जिसने पल भर में मेरे होश उड़ा दिए। ये बहुत गर्म था। अर्थ ड्रैगन पृथ्वी का एक तात्विक जानवर है। उसके मांस और खून में जमीन का गाढ़ा सार था, और मैं एक सुलौंग, आग और समय का हिस्सा था। जब धरती और आग मिले तो कोई टकराव नहीं हुआ। इसके विपरीत ये आग के ऊपर चट्टान की मोटी परत रखने जैसा था, फटने की कगार पर खड़े एक ज्वालामुखी की तरह। जितना ज्यादा दबाव बढ़ा, विस्फोट उतना ही भयंकर हो गया। अचानक मैंने खाना छोड़ा और एक रूह कंपा देने वाली चीख मारी। मुझे लगा मेरे शरीर की हर नस सूजकर फट रही है। उसके तुरंत बाद मेरे पूरे शरीर को ढकने वाले गहरे लाल रंग के शल्क पृथ्वी की ताकत और सुलौंग की आग के मिलाप से बदलने लगे। लावा बोन आर्मर में मेरा आकार भी इतनी तेजी से बढ़ने लगा जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता था। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। उस पल मैं अब एक सच्चा ड्रैगन नहीं रहा। मैं नरक से निकला एक खूंखार राक्षस बन चुका था, जो सिर्फ बदले के लिए पैदा हुआ था। कुछ दूर खड़ा तमाशा देख रहा वो शिकारी शैतानी वानर आखिरकार समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी अकेली आंख से वो मजाकिया चमक गायब हो गई। उसकी जगह हैरानी ने ले ली। एक तेज दिमाग वाले शैतानी जानवर के तौर पर वो साफ महसूस कर सकता था कि कैसे मेरा वजूद, जो कभी कीड़े जितना कमजोर था, अब पागलपन की हद तक बढ़ रहा था। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2 का चरम। मैं तीसरे लेवल की दहलीज को भी छू रहा था। इतना ही नहीं, उस आभा में एक ऐसी खौफनाक मौजूदगी घुली थी जिसने उसकी रूह को अंदर तक कंपा दिया। वो एक बड़े शिकारी के खून का दबाव था, कमजोर लेकिन असली। उसके जानवर की वृत्ति ने उससे कहा कि उसे इसे तुरंत मारना होगा। उसी वक्त उस शैतानी वानर ने अपनी विशाल सफेद हड्डियों वाली गदा पकड़ी। अब पहले जैसी बेरुखी नहीं थी, बल्कि उसने अपनी पूरी रफ्तार लगा दी। उसके भारी शरीर ने हवा का एक तेज झोंका पैदा किया और एक ही छलांग में 10 मीटर की दूरी नाप ली। पलक झपकते ही वो ठीक मेरे सामने आ धमका। शैतानी वानर दहाड़ा, मर जा! उसने अपनी गदा हवा में ऊंची उठाई और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे नीचे लाया, सीधे मेरे आधे बदल चुके सिर को निशाना बनाते हुए। वो वार किसी ठोस चट्टान को चकनाचूर करने के लिए काफी था, इतना कि अर्थ ड्रैगन माँ की रीढ़ की हड्डी टूट जाती। हालांकि जैसे ही वो गदा मुझसे बस एक कदम दूर थी, मेरी कसकर बंद आंखें, जिनसे खून के आंसू बह रहे थे, अचानक खुल गईं। दफा हो जा। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। वो गदा पूरी ताकत से नीचे गिरी, लेकिन मेरे सिर के परखच्चे उड़ने का जो नजारा उसने सोचा था, वो कभी नहीं दिखा।
उसकी जगह धातुओं के टकराने की गगनभेदी आवाज आई। वो झटका उस शैतानी वानर के हाथों में गूंज गया, जिससे उसका हथियार लगभग गिर ही गया था। मेरी पीठ से निकले वो हड्डी के कांटे, मानो उनमें अपनी जान आ गई हो, पल भर में एक साथ जुड़ गए। खौलते मैग्मा की ऊर्जा के साथ धड़कते हुए उन्होंने मिलकर एक आधा गोल लावा कवच बना लिया। ये अर्थ ड्रैगन की पैदाइशी ताकत थी, अर्थन गार्ड। लेकिन सुलोंग के खून के असर के बाद ये अब सिर्फ बचाव नहीं रहा था, ये अब भयंकर तापमान में जलने वाला एक पलटवार कवच बन चुका था। आखिरकार शैतानी वानर के हाथों में वो विशाल सफेद गदा हड्डियों की ही बनी थी। कई हजार डिग्री वाले लावा कवच से टकराने पर छूने वाली जगह तुरंत जलकर राख हो गई, जिससे एक गाढ़ा चुभने वाला सफेद धुआं निकला। वो शैतानी वानर दर्द और झटके की ताकत से चीख उठा। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा, अपनी गदा को अविश्वास से घूरता हुआ। धुआं और धूल छांट गए। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। तब तक मेरा शरीर 3.5 मीटर लंबा हो चुका था, जो काले और लाल शल्कों से बने भारी कवच से पूरी तरह ढका हुआ था। वहां खड़े होकर अपनी अर्थ ड्रैगन माए की लाश के बगल में मैंने ताकत से लबालब भरे अपने नए पंजों को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। कमजोरी का वो एहसास अब गायब था। उसकी जगह मुझे एक असीम ताकत महसूस हुई, जैसे मैं लोहे को भी चीर सकता हूँ। लेकिन मैं मुस्कुराया नहीं। मैंने अर्थ ड्रैगन माँ के अवशेषों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, और फिर मैंने दूर जमीन पर पड़े मांस के उन 3 ढेरों को देखा, जहां अब कोई नहीं बता सकता था कि कौन कौन है। माए, बड़ा भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई। ध्यान से देखना, देखो कैसे मैं इस वानर का कीमा बनाता हूँ। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। मेरी जलती हुई सुनहरी आंखें उस दानव वानर पर टिक गईं। मेरे होंठ पीछे की तरफ खिंचे और मेरे भयानक नुकीले दांत बाहर आ गए। एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। अगले ही पल हवा में ड्रैगन की आवाज भर गई। जहां मैं खड़ा था वहां धमाका हुआ और मैं वहां से गायब हो गया, बहुत तेज। मेरी पिछली रफ्तार के मुकाबले इन्वॉल्व होने के बाद मेरी रफ्तार कम से कम 3 गुना बढ़ चुकी थी। उस दानव वानर को सिर्फ एक धुंधला सा साया दिखा। तभी एक जलती हुई बदबूदार हवा उसके चेहरे पर लगी। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपना डंडा उठाया, लेकिन इस बार वो सख्त सफेद हड्डी का डंडा मेरे तेज पंजों के सामने एक कमजोर बिस्किट जैसा था। वो सीधे 3 टुकड़ों में टूट गया। मेरे पंजों ने बिना रुके दानव वानर की छाती पर जोरदार हमला किया। वो काली लोहे जैसी चमड़ी जिस पर उसे घमंड था, मेरे नए पंजों के सामने एक पुराने चिथड़े जैसी थी। 5 इतने गहरे घाव पल भर में बन गए कि हड्डियां दिखने लगीं। खून के बाहर निकलने से पहले ही मेरे पंजों की गर्मी ने उसे भाप बना दिया। वो दानव वानर दर्द से पागल हो उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिकारी और शिकार की जगह इतनी जल्दी बदल जाएगी। गुस्से में उसने टूटी हड्डी फेंक दी। अपने दोनों विशाल मुक्के घुमाते हुए उसने मुझ पर वार करने शुरू कर दिए। उस दानव वानर के भारी मुक्के मेरे शरीर पर पड़े, जिससे मेरे कुछ स्केल्स टूट गए। उस वार से मेरे मुंह से खून भी निकल आया, लेकिन मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। एक पागल कुत्ते की तरह मैं पूरी ताकत से उस दानव वानर से चिपक गया। अगर तू मुझे एक बार मारेगा तो मैं तेरा मांस नोच लूंगा। ये सोच से भी ज्यादा खूंखार और खूनी लड़ाई थी। जल्द ही वो जगह पूरी तरह से एक बूचड़ खाने में बदल गई। वो दानव वानर हांफते हुए कुछ कदम पीछे हटा। उसकी नजर बदल चुकी थी। पहले खून की प्यास, फिर गुस्सा, और अब उसे डर लग रहा था। दानव वानर का एक कान उखड़ चुका था और उसकी छाती मांस और खून का लोथड़ा बन चुकी थी। मैंने उसके पहले से घायल बाएं पैर पर भी खास ध्यान दिया। मैंने उसे तब तक चबाया जब तक सिर्फ खाल का एक टुकड़ा ही नहीं बचा। लेकिन मेरी हालत और भी खराब थी। मेरा एक ड्रैगन सींग टूटकर आधा हो गया था और मेरा बायां आगे का पैर बुरी तरह मुड़ चुका था। मेरे पेट के नए स्केल्स दानव वानर के एक मुक्के से टूट चुके थे। उस दानव वानर को दिए गए हर एक घाव के साथ मुझे लगा कि मेरी माँ अर्थ ड्रैगन की आत्मा को स्वर्ग में थोड़ी शांति मिल रही है। वो दानव वानर डर गया था। भले ही वो एक 4th लेवल सॉवरेन था, उसे अपनी जान प्यारी थी। इस जानलेवा लड़ाई के तरीके को देखकर उसकी समझदारी ही उसकी रुकावट बन गई। वो एक पागल के साथ मरना नहीं चाहता था। अचानक उसने जमीन से मुट्ठी भर पत्थर उठाए और मेरी नजर रोकने के लिए उन्हें पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंका। फिर वो मुड़ा और उस अंधेरे रास्ते की तरफ जान बचाकर भागने लगा। मैं एक ठंडी हंसी हंसा। भागने की कोशिश? क्या तुमने मेरी माँ से इजाजत मांगी? जैसे ही उस दानव वानर ने पीठ घुमाई, मैंने एक बहुत ही पागलपन वाला काम किया। मैं उस वानर के पीछे नहीं भागा। इसके बजाय मैंने अपने शरीर की हर मांसपेशी को जोर से खींचा। अपने अंदर बचे हुए सारे ड्रैगन खून को अपने गले में इकट्ठा किया और मैंने लाल और सुनहरी आग की एक लपट बाहर थूक दी। यह एक ऐसी ताकत थी जिसे मेरे लेवल पर पाना नामुमकिन था। ड्रैगन की सांस। भले ही यह सिर्फ एक शुरुआती उल्टी आग थी, आसमान को जलाने वाली उस परफेक्शन से बहुत दूर, फिर भी यह इस अंधेरे नम तहखाने में रहने वाले जीवों के लिए सबसे भयानक मौत थी। आग उस दानव वानर को सीधे नहीं लगी, लेकिन उसने उसके घने बालों में आग लगा दी, जो चर्बी और खून से सने थे। आग तुरंत भड़क उठी और वो दानव वानर एक जिंदा मशाल बन गया। जलती चमड़ी के असहनीय दर्द ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। वो दर्द से चीखने लगा और जमीन पर पागलों की तरह लौटने लगा। आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये आग जो टॉर्च ड्रैगन की सांस से बनी थी, उसकी हड्डियों में कीड़ों की तरह थी, जिसे बुझाना नामुमकिन था। अब मैंने जलते हुए वानर को जमीन पर लौटते हुए देखा और मेरी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। मैं उस पर झपटा, लेकिन मैंने उसके नाजुक अंगों पर हमला नहीं किया। मैंने खुद को उसके शरीर पर फेंक दिया।
मेरा निशाना वो विशाल जबड़े थे जिन्हें वो चीखने के लिए खोल कर रखा था। उसी मुंह ने कुछ देर पहले मेरे भाइयों को खाया था और मेरी माँ का मजाक उड़ाया था। मुंह खोल। अपने आगे के दोनों पंजों से मैंने पूरी ताकत से उसके ऊपरी और निचले जबड़े को पकड़ लिया। पूरी ताकत लगाते हुए मैंने उसका मुंह अंत तक खोल दिया। वानर ने मुझे देखा। डर से उसकी आंखें फटी रह गईं। अब बहुत करीब था। उसने मेरा हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मेरी पूंछ, जिसका नुकीला कांटा एक घातक हथियार की तरह था, तेजी से ऊपर उठी। मैंने निशाना लगाया। मैंने उसे बेरहमी से उसके गले के अंदर गहराई तक गाड़ दिया। मेरी मोटी पूंछ सीधे उसके गले को पार कर गई। उस दानव वानर का शरीर सुन्न पड़ गया। वो कुछ बार तड़पा और फिर ढेर हो गया। मैंने उसके शरीर की आग को खामोशी से जलने दिया। मैं जीत गया था, लेकिन मैंने कोई जश्न नहीं मनाया। मैं मुड़ा, अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए। मैं एक एक कदम बढ़ाकर अपनी माँ अर्थ ड्रैगन की लाश के पास गया। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मैंने अपना सिर झुकाया और कहा, माँ, मैंने बदला ले लिया है। वानर मारा गया। मैं काफी देर तक वहीं घुटनों पर बैठा रहा, जब तक कि वानर की लाश की आग धीरे धीरे बुझ नहीं गई और आसपास के अंधेरे से फिर से हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो लालची जीव, उन शिकारियों को खून की महक आ गई थी और वो सावधानी से पास आ रहे थे। मैंने अपना सिर झटके से ऊपर उठाया। मेरी आंखों की नरमी तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी चमक आ गई जो पहले से भी ज्यादा क्रूर थी। मैं गुर्राया। मुझे हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो आभा मंडल जिसमें मेरी ड्रैगन की ताकत और मारने की प्यास मिली हुई थी, 100 मीटर के अंदर हर जीव को खौफ से भगाने के लिए काफी थी। मैं खड़ा हुआ। मुझे पता था मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ये गुफा बर्बाद हो चुकी थी और खून की महक और भी खौफनाक जीवों को बुलाएगी। शायद 5वें लेवल के राक्षस या शायद 6ठे लेवल के भी। मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं हूँ। मुझे खाना होगा। मुझे इन्वॉल्व होना होगा। मैंने अपनी माँ अर्थ ड्रैगन के अवशेषों को देखा। मैं उसे उन लालची जीवों के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना आखिरी फैसला किया। मैंने अपना मुंह खोला और वो अधूरा काम शुरू किया। इस बार मैं न रोया न हिचकिचाया, क्योंकि मुझे पता था कि यह सिर्फ खाना नहीं था। ये मेरी माँ का तरीका था मेरे सफर में मेरे साथ रहने का। जब मैंने आखिरी हड्डी निगली तो मुझे अपना शरीर फिर से जलता हुआ महसूस हुआ। मेरी पीठ के घाव तेजी से भर गए। मेरा लावा बोन आर्मर और भी मोटा और गहरा हो गया। फिर मैं उस मंदिर की तरफ गया। उस मंदिर में मांस की एक बहुत बड़ी दावत थी। मैं अपने दुश्मन के शरीर पर झुका और उसे बड़े बड़े निवालों में खाने लगा। खाते खाते मैंने गुफा की तरफ देखा, छेद के ऊपर उस धुंधले अंधेरे रास्ते की तरफ। वो जगह इस तहखाने के ऊपरी लेवल्स तक जाती थी और वो बाहर की उस मशहूर दुनिया तक भी ले जाती थी, उस सुनहरे और चमकते हुए ड्रैगन महल तक। अपने दिमाग में मैंने वो नाम दोहराया, तहखाने का ड्रैगन सम्राट। अब मैं पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका था। मैं इस जगह का सबसे कमजोर जीव था, लेकिन मैं इस कत्लेआम में जिंदा बच गया था। जब सही समय आया मैंने वो जगह छोड़ दी जहां मैं लगभग मारा ही गया था। मैं अपने जिंदा रहने की कला का उस्ताद बन चुका था। अगर मुझे खुद को बाहर से ठंडा करने का कोई तरीका नहीं मिला तो मुझे लगता है कि मैं और ताकतवर होने से पहले ही जिंदा पक जाऊंगा। मुझे पानी चाहिए। मैं तहखाने की सबसे नम हवा की तरफ पागलों की तरह भागा। आधे घंटे तक लगातार भागने के बाद हवा में से वो सल्फर की गंध आखिरकार कम होने लगी। उसकी जगह हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड आ गई। मेरे सामने एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड झील थी, एक जमा हुआ तालाब, मुर्दा पानी। यह तहखाने के 4थे और 5वें लेवल के बीच की सीमा है। यह एक प्रतिबंधित और बेहद खतरनाक इलाका भी है। यहाँ पानी का तापमान साल भर 0 डिग्री से नीचे रहता है, फिर भी यह कभी जमता नहीं है। अनगिनत डरावने, जहरीले, ठंडे खून वाले जीव इस पानी में रहते हैं, लेकिन मेरे लिए इस वक्त यह जन्नत है। बिना कुछ सोचे मैंने उस जमी हुई गहराई में छलांग लगा दी। दर्जनों मीटर तक का पानी तुरंत उबलने लगा। मैंने पानी के अंदर राहत की एक लंबी दहाड़ लगाई। आखिरकार मेरे शरीर के अंदर की आग शांत हो गई। मैंने उन 2 विशाल ताकतों को सही तरीके से अपने अंदर सोखना शुरू किया। पानी की गहराई बढ़ती जा रही थी और दबाव भी उतना ही ज्यादा हो रहा था। मैंने महसूस किया कि पानी के कुचलने वाले दबाव के नीचे मेरी हड्डियां और घनी हो रही हैं। लेकिन जाहिर है, काल कोठरी में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, झील की गहराई में ठंडक के इस दुर्लभ पल का आनंद लेने के लिए नीली रोशनी के कई चमकीले बिंदु उस सन्नाटे में जगमगा उठे। वे आंखें थीं ग्लेशियल बोन सर्पेंट्स, पानी में रहने वाले राक्षसी जानवर जो तीनों लोकों के शिखर पर हैं। उनके शरीर पूरी तरह से पारदर्शी उपास्थि से बने हैं। केवल उनकी रीढ़ की हड्डी ही सख्त सफेद हड्डी से बनी होती है। वे पानी के नीचे जहरीले बर्फ के कांटे दागने के विशेषज्ञ हैं, इस जलीय क्षेत्र के पूर्ण शासक। उन्होंने मेरे शरीर की गर्मी का पता लगा लिया था। जल्द ही पानी के माध्यम से एक शांत कंपन फैलने लगा। 10 मीटर से अधिक लंबे 10 ग्लेशियल बोन सर्पेंट्स ने मुझे हर दिशा से चुपचाप घेर लिया था। वे चालाक थे। सीधे हमला करने के बजाय उन्होंने अपने जबड़े खोले और जहर की एक धार उगल दी। यह जहर पानी में तेजी से फैल गया। एक ही पल में उन्होंने मेरे आसपास के इलाके को रंग दिया, इसे एक जानलेवा और जहरीले क्षेत्र में बदल दिया। मैं मौत के बादल में फंस गया था। मैंने अपनी आंखें झटके से खोली, अपना स्नान बीच में ही रोक दिया। क्या वे मरना चाहते हैं? मैं उस जहर से नहीं बचा। मैंने अपने काले और लाल शल्कों की ओर देखा। अचानक मैंने उन्हें खोल दिया और उनके नीचे की मैग्मा रेखाएं एक अंधी कर देने वाली चमक के साथ जल उठीं। मेरी जन्मजात क्षमता, उबलता हुआ शरीर का तापमान। 10 मीटर के दायरे में पानी का तापमान एक ही सेकंड में 0 से कई 100 डिग्री तक पहुंच गया।
वह जानलेवा जहर बेकार था, उसे असर करने का मौका भी नहीं मिला। मेरे शरीर को छूने से पहले ही उच्च तापमान के कारण वह सीधे विघटित हो गया। वह वाष्पित हो गया और एक हानिरहित अवशेष में बदल गया। और ठंडे तालाब के उन 7 बोन सरपेंट्स जिन्होंने मुझ पर घात लगाने की कोशिश की थी, उन्हें पल भर में तबाही का सामना करना पड़ा। वे इसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसे जीवों के लिए जो बर्फीले वातावरण के आदी थे, यह अचानक आई गर्मी स्पष्ट रूप से एक नरक थी। उनकी तीखी चीखें मैल भरे बुलबुले की एक श्रृंखला में बदल गईं जो पानी में घुल गईं। मैंने एक सरपेंट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर काटा और फिर मैंने उसमें ड्रैगन की झुलसाने वाली सांस भर दी। एक पल में उस सरपेंट की लाश एक भुने हुए सांप में बदल गई। बाकी बचे 6 बोन सरपेंट्स। वे खौफ से पागल हो गए। उन्होंने पानी के नीचे आग उगलने वाले राक्षस को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं इन जमे हुए स्नैक्स को कैसे जाने दे सकता था जब वे चांदी की थाली में परोसे गए थे। मुझे अपने अंदर की आग को शांत करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी के मैजिक कोर की आवश्यकता थी। गहराइयों में नरसंहार शुरू हो गया। ये पूरी तरह से एक तरफा कत्लेआम था। 5 मिनट बाद झील के ऊपर छाई धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। मैं अपने मुंह में आखिरी बोन सरपेंट की लाश लिए पानी से बाहर निकला। मैंने उसे 2 या 3 निवालों में ही निगल लिया, जैसे मैं कोई मसालेदार स्नैक खा रहा हूं। उस पल मेरा रूप फिर से कुछ हद तक बदल चुका था, अत्यधिक ठंड और गर्मी से तपा हुआ। मेरे शल्क अब उस खुरदरे काले लाल रंग के नहीं थे, वे चिकने और अधिक सघन हो गए थे। उन्होंने एक सुंदर गहरे ऑब्सीडियन जैसी बनावट ले ली थी। केवल जब मैं अपनी मांसपेशियों को कसता था तब एक गहरे लाल मैग्मा की चमक पैदा होती थी। मैग्मा की ठंड मेरे शल्कों की दरारों के बीच बह रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी के बीच धुंधली हल्की नीली रेखाएं उभर आई थीं। यह पानी के नीचे सांस लेने और अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता थी। ठंडे तालाब से इतने सारे बोन सरपेंट्स को खाने के बाद प्राप्त हुई थीं। अब से न तो पानी और न ही आग मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने संतुष्टि भरी डकार ली। एक बार जब मैं इस सारी ऊर्जा को पचा लूंगा, मैं शायद 5वें स्तर की दहलीज तक भी पहुंच जाऊं। लेकिन मैं बिल्कुल भी शांत महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने किनारे पर कदम रखा, मेरी तीव्र धारणा ने एक अजीबोगरीब और बेमेल आभा को पकड़ा। यह किसी जादुई जानवर की बदबू नहीं थी। यह एक ऐसी गंध थी जिसमें ग्रीस, धातु, पसीना और किसी सस्ते परफ्यूम की महक मिली हुई थी। पहले एक इंसान होने के नाते मैं उस गंध को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यह इंसानों की गंध है। मैंने किनारे पर पड़ी कीचड़ को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। जादुई जानवरों के पैरों के निशानों की गंदगी के बीच जादू की महक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह पल था जब मेरी निगाहें बर्फीली हो गईं। यह काल कोठरी का गहरा क्षेत्र है। एक आम इंसान कभी यहां तक नहीं पहुंच सकता। जो लोग यहां आए हैं वे जरूर एक विशिष्ट दल होंगे, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस होंगे। वे यहां क्या कर रहे हैं? मुझे उस डीमन ऐप की आधी खाई हुई लाश याद आई, जिसे मैंने कुछ किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था। यह एक समस्या है। मुझे जादुई जानवरों से डर नहीं लगता। वे सीधे होते हैं। जिसकी मुट्ठी सबसे बड़ी है वही सही है। लेकिन मुझे इंसानों से डर लगता है। उनके चालाक जाल, उनके जादुई स्क्रॉल और उनका समर्थन करने वाले अंतहीन प्रभाव इस दुनिया में सबसे भयानक चीजें हैं। मैंने अपना सिर उठाया और निशानों को देखा। वे ड्रैगन की मांद की ओर जा रहे थे, उसी जगह जहां से मैं अभी आया हूं। चूंकि वे आए हैं तो वे अब वापस नहीं जाएंगे। इस काल कोठरी में केवल एक ही शिकारी हो सकता है। इसी बीच कहीं और जैक नाम के एक साहसी ने एक जादुई रोशनी की छड़ पकड़ रखी थी। अपने सामने के दृश्य को घूरते हुए उसका चेहरा मोम की तरह पीला पड़ गया था। वह एक अनुभवी सिल्वर रैंक का चोर था जो अनगिनत काल कोठरियों में प्रवेश कर चुका था। उसने बहुत से घिनौने नज़ारे देखे थे, लेकिन उसके सामने जो पड़ा था उसने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। उनके सामने एक खुली जगह पर एक विशाल कंकाल पड़ा था, एक डीमन हंटिंग ऐप के अवशेष। लेकिन यह कंकाल बहुत साफ था, मांस का एक भी निशान नहीं बचा था। जैक ने जोर से अपना थूक निगला और कांपती हुई आवाज में कहा, कप्तान, घटनास्थल को देखकर लगता है इस चौथे स्तर के ऐप को बेरहमी से मारा गया है। ऐसा लगता है कि मुजरिम इसे पूरा खा गया, हड्डियां तक नहीं छोड़ी। जैक के पीछे चमकदार क्रिस्टल कवच पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। यह स्क्वाड का कप्तान रेमंड था, जो एक गोल्ड रैंक का निडर योद्धा है। रेमंड ने भ्रिकुटी, सिकोड़ी और जमीन पर जले हुए निशानों को छुआ। वहां उच्च तापमान से जलने के निशान भी थे। क्या यह कोई 5वें स्तर का लावा बेहेमोत हो सकता है? ऐसा तो नहीं लगता। काले लबादे में लिपटा एक जादूगर पानी का एक गोला पकड़े हुए पास आया। यह एक क्रिस्टल बॉल थी। उस पल क्रिस्टल बॉल एक अंधी कर देने वाली लाल रोशनी से चमक उठी। यहां बचा हुआ अग्नि तत्व का अवशेष बेहद हिंसक है और यह एक बहुत ही प्राचीन कुलीन दबाव का उत्सर्जन करता है। जादूगर ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। कप्तान, मेरा ड्रैगन को खोजने वाला कंपास कंपन कर रहा है। आसपास एक ड्रैगन है। उस शब्द के जिक्र पर ही वहां मौजूद सभी 5 लोगों की सांसें तेज हो गईं। इस दुनिया में एक ड्रैगन किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? इसका मतलब है अनंत धन। उनके शल्कों से बेहतरीन ढाल बनाई जा सकती है। ड्रैगन का खून पूरे शारीरिक परिवर्तन को ट्रिगर कर सकता है और उनका सार एक अमूल्य खजाना है। एक छोटा ड्रैगन भी उन्हें जीवन भर के लिए स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा। उसी पल रेमंड ने गहरी आवाज में कहा, अगर यह एक 5वें स्तर का वयस्क ड्रैगन है तो हमें तुरंत भागना होगा। लेकिन घटनास्थल को देखकर लगता है, हालांकि हत्यारा क्रूर था, इसका आकार बहुत बड़ा नहीं है। पंजों के निशान केवल लगभग 3 मीटर लंबे हैं।
जादूगर की आवाज तीखी हो गई। यह एक ड्रैगन का बच्चा है जो अपने घोंसले से भाग गया है या घायल है, और यह एक उच्च श्रेणी की फायर ड्रैगन प्रजाति है। हम अमीर होने वाले हैं। लालच ने एक ही पल में डर को कुचल दिया। रेमंड ने अपनी पीठ से एक महान तलवार निकाली। जैक, इन निशानों का पीछा करो। उसने अभी खाया है तो पक्का वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ड्रैगन को पकड़ने वाला जाल और बेहोश करने वाला जहर तैयार रखो। याद रखो, इसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी है। जिंदा। इसकी कीमत मुर्दा से 10 गुना ज्यादा है। जैक ने उत्साह से सिर हिलाया, नीचे बैठा और बड़ी सावधानी से पंजों के निशानों की जांच करने लगा। हालांकि उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके सिर से 50 मीटर ऊपर दीवार की परछाई में एक चट्टान पर बैठा मैं उन्हें देख रहा था। मैं बिल्कुल शांत रहा। रोशनी का रंग और मेरा शरीर उस गहरे रंग के बैकग्राउंड में पूरी तरह से घुल मिल गए। मेरे मुंह का एक कोना मुड़ा और एक क्रूर मुस्कान में बदल गया। तो वे शिकारी शिकारी खेलना चाहते हैं, है ना? ठीक है, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली शिकारी कौन है और शिकार कौन है। मैंने तुरंत छलांग नहीं लगाई। दूसरी तरफ एक गोल्ड लेवल का फाइटर है जो शुरुआती रैंक 4 के बराबर है, और 2 सिल्वर लेवल जो एक शुरुआती रैंक 3 की तरह है। इसके अलावा उनके पास एक जादूगर और एक पादरी है। आमने सामने का हमला, भले ही मैं जीत जाऊं, मुझे घायल कर देगा। इसलिए मैंने अपना मुंह थोड़ा खोला और सांस छोड़ी। एक रंगहीन और गंधहीन धुंध, यह एक नई क्षमता है जो मुझे जमे हुए तालाब में उन सभी बोन सर्पेंट्स को खाने के बाद मिली है। फ्रॉस्ट पॉइजन मिस्ट। यह धुंध तुरंत जानलेवा नहीं है, लेकिन यह उन्हें तब तक धीमा कर देगी जब तक कि वे शिकार बनने के लिए तैयार न हो जाएं। यह तुरंत नहीं मारता, बल्कि नसों को लकवा मार देता है और उनकी प्रतिक्रियाओं को बहुत धीमा कर देता है। धुंध चट्टान की दीवार से धीरे धीरे नीचे उतरी और एकदम खामोशी में नीचे के इलाके को अपने घेरे में ले लिया। अचानक धुंध क्यों छा गई है? तीरंदाज ने पूछा, जिसने अपनी तेज धारणा के साथ देखा कि उसकी नजर धुंधली हो रही थी। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और सूंघा। यहां किसी भी चीज की गंध नहीं है। फिर रेमंड धीमी आवाज में फुसफुसाया, यह जरूर कोई प्राकृतिक घटना होगी, इस काल कोठरी की। ध्यान मत भटकाओ, सतर्क रहो। और ठीक उसी पल एक बूंद गिरी, एक गाढ़े चिपचिपे तरल की, जो उस पादरी की गर्दन पर गिरी जो सबसे पीछे थी। स्वाभाविक रूप से पादरी ने उसे छूने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने अपना सिर उठाया, खौफजदा होकर, और जो उसने देखा वह ठीक उसके ऊपर उल्टा लटका एक चेहरा था। अगले ही पल एक मोटी ताकतवर पूंछ तुरंत पादरी की गर्दन के चारों ओर लिपट गई, जिससे उसे चीखने का मौका तक नहीं मिला। उसे तेजी से हवा में ऊपर खींच लिया गया और वह पल भर में गायब हो गई उस घने कोहरे से ढके अंधेरे में। वहां कौन है? जैक चिल्लाया, जो सबसे आगे था। शोर सुनकर वह तेजी से मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। पादरी कहाँ है? पूरे समूह में डर किसी महामारी की तरह फैल गया। रक्षात्मक घेरा बनाओ, रेमंड दहाड़ा। जैसे ही उसकी युद्ध ऊर्जा भड़क उठी, जिसने कोहरे को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह और गाढ़ा हो गया और उसके अंदर से चबाने की एक भयानक हल्की आवाज सुनाई दी। वह हड्डियों के टूटने की आवाज थी। कमीने, बाहर आओ! जादूगर चिल्लाया, अपनी छड़ी को पागलों की तरह घुमाते हुए, और हर दिशा में अंधाधुंध आग के गोले फेंकने लगा। वे आग के गोले चट्टानों से टकराकर फटे, लेकिन वे किसी की परछाई को भी नहीं छू सके। अचानक बाईं ओर के तीरंदाज ने दर्दनाक चीख मारी। हर कोई देखने के लिए मुड़ा, डरे हुए। उन्होंने देखा कि तीरंदाज के सीने में कहीं से एक बड़ा खूनी छेद बन गया था, और वह देख भी नहीं पाया कि उसका दुश्मन कहाँ था। यह अदृश्य है, यह गायब हो सकता है, जादूगर ने कहा। जादूगर पूरी तरह टूटने की कगार पर था। यह कोई छोटा ड्रैगन नहीं है, यह एक शैतान है। पीठ से पीठ सटा लो, अलग मत होना। रेमंड के बदन से ठंडा पसीना बहने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने एक भयानक गलती कर दी है। यह किसी छोटे ड्रैगन का शिकार नहीं था, यह सीधे नरक में कदम रखने जैसा था। धुंध के बीच मेरी परछाई दिखाई दी और गायब हो गई। मैंने पादरी और तीरंदाज के दिलों को निगल लिया और उनकी कमजोर जादुई ताकत को अपने अंदर बढ़ते हुए महसूस किया। हालांकि इंसानी मांस में जादुई जीवों जितनी ऊर्जा नहीं होती, पर उस जादूगर और योद्धा की आत्माएं बहुत स्वादिष्ट लग रही थीं, खासकर क्रिस्टल ऑर्ब वाले उस जादूगर की। मैं चुपचाप आगे बढ़ा जब तक कि मैं उसके ठीक पीछे नहीं पहुंच गया। तब तक जादूगर एलन की आवाज बेहद तीखी और डरी हुई हो चुकी थी। कमीने, कहाँ है वह? उसके हाथ में मौजूद क्रिस्टल ऑर्ब इतना लाल हो गया था मानो खून टपकने वाला हो, पर वह सिर्फ यह बता रहा था कि मॉन्स्टर पास ही है, भले ही वह उसकी सही लोकेशन का पता लगाने में असमर्थ थी। चुप रहो और मेरे पास रहो, कैप्टन रेमंड ने आदेश दिया। उसने अब भी एक गोल्ड रैंक योद्धा का संयम बनाए रखा था, भले ही तलवार पकड़े हुए उसके हाथ की नसें उभर आई थीं। वह एक विशाल चट्टान के सहारे अपनी पीठ लगाकर खड़ा हो गया ताकि अपने खुले हुए हिस्से को कम से कम कर सके। उसके चारों ओर की युद्ध ऊर्जा सुकड़ रही थी और फैल रही थी मानो वह सांस ले रही हो। उसने ऐसा ऊर्जा बचाने और किसी भी जानलेवा हमले का तुरंत जवाब देने के लिए किया जो किसी भी पल आ सकता था। चोर जैक रेमंड के पैरों के पास परछाइयों में दुबक गया, एक डरे हुए चूहे की तरह, घातक जहर से सने 2 खंजरों को कसकर पकड़े हुए। कैप्टन, तीरंदाज और पादरी, उन्होंने एक आवाज तक नहीं की। जैक ने कहा, कांपते हुए, एक एवलेंच रैंक का जादुई जीव भी बिना कोई आवाज किए किसी को नहीं मार सकता।
वह चीज हमारे साथ खेल रही है। रेमंड ने हुंकार भरी। एलन, उसका इस्तेमाल करो और इस बकवास कोहरे को साफ करो। अगर हमने यहाँ उसका इस्तेमाल किया तो हम दूसरों को आकर्षित करेंगे, अगर इस्तेमाल नहीं किया तो हम यहीं मर जाएंगे। एलन ने अपने दांत भींचे। उसने अपनी छड़ी उठाई और एक गुप्त मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी छड़ी के सिरे पर लगा रत्न अचानक तीव्र शक्ति से चमक उठा। तीसरी रैंक का प्रकाश जादू, पवित्र प्रकाश का गोला, रोशनी का एक गोला, एक छोटे सूरज की तरह गुफा की छत की ओर बढ़ा और अचानक फट गया। उस तेज रोशनी ने अंधेरे को पल भर में चीर दिया और कोहरे को भेद दिया। 500 मीटर के दायरे में हर कोना छोटी से छोटी डिटेल के साथ रोशन हो गया। जैक के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। मुझे वो मिल गया, मिल गया। उनसे 30 मीटर से भी कम दूरी पर एक नुकीली चट्टान पर मैं एक चमगादड़ की तरह लटका हुआ था। ठीक वहीं, हमला करो, रेमंड दहाड़ा। एलन ने लगभग अपनी आदत के चलते एक विस्फोटक आग का गोला दागा जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। उसी समय जैक ने अपने हाथ के खंजर फेंके, सीधे मेरी आंखों को निशाना बनाते हुए। वह आग का गोला चट्टान से टकरा कर फटा, जिससे पत्थरों के टुकड़े उड़ने लगे। लेकिन मेरी परछाई अब वहां नहीं थी। उनके ऊपर रेमंड की युद्ध प्रवृत्ति ने उसकी जान बचा ली। उसने अचानक अपनी भारी तलवार ऊपर उठाई, रोकने के लिए। धातुओं के टकराने की एक तीखी आवाज गूंज उठी। धमाके से निकली शॉकवेव का फायदा उठाते हुए मैं रेमंड के सिर के ऊपर इस तरह प्रकट हुआ मानो मैंने टेलीपोर्ट किया हो। मेरा पंजा अपनी धात्विक चमक के साथ उस महान तलवार के ब्लेड से पूरी ताकत से टकराया। उस भारी ताकत ने रेमंड के घुटनों को झुका दिया। वह दंग रह गया। क्या यह सचमुच एक छोटा बच्चा है? इस ड्रैगन की ताकत एक वयस्क अर्थ बियर के बराबर है। जब पहला वार चूक गया तो मैं रुका नहीं। हवा में अपनी फुर्तीली पूंछ के एक झटके से मैंने खुद को पीछे धकेलने के लिए उस गति का इस्तेमाल किया। मेरा निशाना सबसे कमजोर कड़ी था, वह जादूगर। उसे रोको, रेमंड चिल्लाया, मेरा पीछा करने की कोशिश करते हुए। लेकिन पिछले हमले के झटके ने उसे आधा सेकंड धीमा कर दिया था। चोर, जैक ने अपने दांत भींचे और आगे बढ़ा। जैक अपने खंजर से मेरा रास्ता रोकने के लिए आगे झपटा। दफा हो जाओ, मैं हवा में था, बिना किसी सहारे के। फिर भी मैंने एक ऐसी चाल चली जिसने भौतिकी के नियमों को चुनौती दे दी। मेरी पीठ पर मौजूद हड्डियों के कांटों ने एक थ्रस्टर की तरह गर्म हवा छोड़ी, जिससे मेरा रास्ता बदल गया। मैं सीधे जैक पर झपटा। उसे अपने सीने के सामने खंजर रखने का बमुश्किल समय मिला। यहां तक कि एडामेंटाइन स्टील से बना वह खंजर भी नाकाम रहा। मेरे लावा बोन आर्मर के सामने वह खंजर कांच की तरह नाजुक था। मैंने उसे चकनाचूर कर दिया और अपने कंधे से जैक के सीने पर जोरदार वार किया। कोई जादुई तकनीक नहीं, बस शुद्ध गति और कठोरता। जैक का सीना तुरंत बैठ गया और उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ चट्टान की दीवार से जा टकराया। जब वह नीचे गिरा तो वह एक बेजान मांस का लोथड़ा बन चुका था। तुरंत मौत। 3 खत्म। अब केवल रेमंड और एलन बचे थे। एलन का हौसला पूरी तरह टूट गया। उसने अपने गले में लटका एक ताबीज तोड़ दिया। वह उसका आखिरी सहारा था, एक तुरंत चलने वाली प्रतिकर्षण अग्नि रिंग। उसके शरीर से हर दिशा में गहरे लाल रंग की लपटों की एक शॉकवेव फैली। वह मुझे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। मैं हंसा। एक ड्रैगन के खिलाफ आग का इस्तेमाल? सच में? मैंने अपना मुखौटा खोला और उस आग के घेरे को अंदर खींच लिया। मैं उसे निगल गया। वह भयानक आग का घेरा सीधे मेरे मुंह में समा गया। 1 सेकंड बाद मैं एलन के सामने खड़ा था। वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे मत मारो, मैं एक रईस हूं, मेरे पास पैसा है। मेरे पंजे बेरुखी से घूमे और एलन तुरंत मर गया। मैंने अपनी जीभ घुमाई और जादूगर के खौलते खून की एक बूंद को चखा। अच्छा स्वाद था, उसकी जादुई शक्ति बहुत शुद्ध थी। फिर मैं घूमा और आखिरी बचे हुए इंसान की तरफ देखा। मैं मुड़ा और आखिरी बचे व्यक्ति का सामना किया। गोल्ड लेवल बरसर्कर रेमंड। उस पल रेमंड ने अपना पुराना गुस्सा नहीं दिखाया। उसकी निगाहें असामान्य रूप से शांत हो चुकी थीं। रेमंड ने मुझे घूरा। उसकी आवाज फटी हुई थी। काल कोठरी की गहराइयों में उसने कहा, तुम जैसा मॉन्स्टर पैदा ही क्यों हुआ? तुम कोई जादुई जीव नहीं हो। तुम्हारी लड़ने की शैली एक हत्यारे जैसी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपने पंजों से खून झटका और अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे पैर तन गए। मैं थोड़ा झुका, हमले की मुद्रा में आते हुए। रेमंड ने एक गहरी सांस ली। उसका ऑरा बिना किसी सीमा के बढ़ने लगा। यह एक गोल्ड लेवल बरसर्कर का असली प्रकोप था। रेमंड चिल्लाया, अपनी तलवार के साथ एक होते हुए। वो एक सुनहरे उल्कापिंड में बदल गया और अजेय गति से मेरी तरफ झपटा। यह उसके जीवन का सबसे शक्तिशाली वार था और आखिरी भी। एक पहाड़ी को चीर देने वाले उस वार के सामने मैं न तो हटा और न ही उसे रोका। मैंने अपने बोन आर्मर से उसका सीधे सामना किया। मेरा शरीर फिर से लाल रोशनी से चमक उठा, पर इस बार यह गर्मी नहीं, अत्यधिक ठंड थी। गर्मी और ठंड का एक घातक मिश्रण। मेरे पंजे तुरंत नीली बर्फ की एक परत से ढक गए। यह फ्रॉस्ट बोनट सर्पेंट का परम जहर था। जैसे ही वह महान तलवार धधकती हुई युद्ध ऊर्जा के साथ मुझ तक पहुंचने वाली थी, मेरे पंजे ने ब्लेड के किनारे पर सटीक वार किया। एक बेहद तीखी आवाज गूंजी और वह विशाल तलवार चकनाचूर हो गई। वह क्रिस्टल ब्लेड तुरंत टुकड़ों में बदल गया। रेमंड की आंखें सदमे से फैल गईं, क्योंकि मेरा पंजा उसके दिल के पार हो चुका था। जैसे ही मैंने हाथ पीछे खींचा, रेमंड का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। खेल खत्म। 5 की टीम का सफाया हो चुका था, लेकिन मैं उन्हें निगलने के लिए जल्दबाजी में नहीं था। मैंने अपना सिर झुकाया और अपने दाहिने पंजे को देखा, जो उस आखिरी वार के कारण थोड़ा कांप रहा था। या मेरी हथेली खुले तो पता चला कि इंसान इतने भी मामूली नहीं होते। इसके बाद मैंने उन लाशों की जेबें टटोली। मुझे कुछ लाल रिकवरी पोशन,
कई जादुई स्क्रॉल और सोने के सिक्कों की एक थैली मिली। आखिरकार मेरी नज़र उस जादूगर एलन पर पड़ी। मैंने उसके हाथ की अंगूठी को देखा, एक स्पैटियल स्पेशल अंगूठी, बिल्कुल वही जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। इन चीजों पर अक्सर एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल छाप होती है। अगर आप इसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अंदर का स्पेस ढह जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैंने पल भर के लिए उस अंगूठी को घूरा, फिर अचानक मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपना मुंह खोला और उस अंगूठी को निगल लिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी मानसिक शक्ति को जगाया। जुलोन दिन को देखता है और रात को नाम देता है। स्वभाव से यह आध्यात्मिक शक्ति का स्वामी है। भले ही मैं अभी भी बचपन में हूं, मुझे एहसास हो गया है कि आध्यात्मिक शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक मरे हुए इंसानी जादूगर की बची हुई आध्यात्मिक छाप को कुचलना तो बच्चों का खेल है। अंगूठी का बैरियर ताकत से टूट गया था। मैंने अंगूठी को बाहर थूका और बस एक विचार से कबाड़ का एक ढेर जमीन पर गिर पड़ा। वहां एक भेड़ की खाल का स्क्रॉल भी था। अपने पंजे की नोक का इस्तेमाल करके मैंने उसे खोला। यह एक नक्शा था, कालकोठरी डंजन का एक पूरा और बेहद विस्तृत नक्शा। अभी मैं 45वें स्तर पर हूं, निराशा की खाई, एबिस ऑफ डिस्पेयर। ऊपर जाने पर 40वां स्तर है हड्डियों का बंजर, वेस्टलैंड ऑफ बोन्स। 30वां स्तर छाया वन, शैडो फॉरेस्ट। 20वां स्तर गोबलिन भूल भुलैया, गॉबलिन लैबिरिंथ। 10वां स्तर परीक्षण का मैदान, प्रूविंग ग्राउंड्स। और पहला स्तर खाई का द्वार, गेट ऑफ द अबिस, इंसानों की रक्षा पंक्ति। नक्शे के अलावा मुझे एक मैगजीन का संस्करण भी मिला, द वीकली एडवेंचरर। इसके कवर पर एक विशाल जादुई तस्वीर थी। इसमें असली ड्रैगन का झिलमिलाता स्वर्गीय महल दिख रहा था। सुर्खियां जो एक आम लेकिन आकर्षक भाषा में लिखी थीं, वो थीं: ड्रैगन की पवित्र भूमि। ड्रैगन सम्राट का दूसरा बेटा आर्थर अपनी दिव्य प्रतिभा दिखाता है और उसे युवा मुखिया घोषित किया गया। तस्वीर में युवा सुनहरा ड्रैगन गर्व से एक खंभे के चारों ओर लिपटा हुआ था और सभी जातियां उसे सम्मान दे रही थीं। उसके शरीर के छिलके स्केल्स तेजी से चमक रहे थे और उसकी नजर में बहुत घमंड था। और लेख के एक कोने में एक छोटी सी लाइन थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अफवाह है कि ड्रैगन सम्राट के इस बार जुड़वां बच्चे हुए थे, लेकिन दूसरा अंडा जो मरा हुआ था उसे युवा मुखिया के वंश की शुद्धता बनाए रखने के लिए फेंक दिया गया था। जैसे ही मैंने वे शब्द पढ़े, मेरी नजर तुरंत खूंखार हो गई। बहुत बढ़िया, आर्थर युवा मुखिया, है ना? चूंकि वे लोग इतनी शिद्दत से चाहते थे कि मैं एक मरा हुआ अंडा बनूं, तो अब मैं तुम सबके लिए मौत बनकर ही लौटूंगा। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दिल के गुस्से को जबरदस्ती दबाया। मेरी अभी की ताकत बिल्कुल भी काफी नहीं है, मुझे और ताकतवर बनना होगा। मैंने फिर से नक्शे को देखा। 40वें स्तर का निशान, हड्डियों का बंजर। इसके बगल में एक लाल खोपड़ी बनी थी, साथ ही एक छोटा सा नोट था: मरे हुओं की महामारी का क्षेत्र, अनडेड प्लेग आउटब्रेक। जीवित लोगों का प्रवेश वर्जित है। किसी उच्च स्तरीय नेक्रोमैंटिक जीव के होने का शक है। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। मेरे जैसे किसी के लिए जिसके पास पूर्वजों की ड्रैगन आग है, नेक्रोमैंटिक जीव आत्मा के लिए सबसे अच्छा ईंधन होते हैं। इसके अलावा मरे हुए जीव अक्सर भारी मात्रा में हड्डियां और जादुई क्रिस्टल जमा करते हैं। यह लेवल अप करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। लक्ष्य पक्का हो गया। मैंने नक्शे को वापस रखा और उसे अपनी जादुई अंगूठी में डाल लिया। फिर एक हार की तरह मैंने अंगूठी को अपने एक ड्रैगन सींग पर रख लिया। अलविदा खाई अबिस। अगला पड़ाव, हड्डियों का बंजर। नक्शे पर बने प्राचीन लिफ्ट के रास्ते का पालन करते हुए मैंने ऊपरी मंजिलों की ओर छलांग लगा दी। जब मैंने 40वें स्तर पर कदम रखा तो मुझे भी एक सच्चे ड्रैगन से मिली यादों के बावजूद अत्यधिक शारीरिक बेचैनी महसूस हुई। यहां कोई मिट्टी नहीं है, कोई चट्टान नहीं है। मेरे पैरों के नीचे मैंने केवल मौत जैसी सफेद हड्डियों की धूल पर कदम रखा। जहां तक नजर जा सकती थी, हड्डियों का एक रेगिस्तान फैला हुआ था, एक विशाल सफेद मौत की दीवार। वहां हवा नहीं थी, लेकिन राख हवा में बर्फ के टुकड़ों की तरह तैर रही थी। नक्शा बता रहा था कि 30वें स्तर का प्रवेश द्वार हड्डियों के इस समुद्र के ठीक अंत में था, विलाप करती दीवार, वैलिंग वॉल नामक एक किले के खंडहरों में। अचानक मेरे पैरों के नीचे हड्डियों की धूल का समुद्र जोर से कांपने लगा। जमीन पल भर में ढह गई और दलदल का एक विशाल भंवर बन गया। उसके तुरंत बाद जमीन में अनगिनत दरारें फट गईं। धूल से कंकालों के हाथ बाहर निकले जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पागलों की तरह। ये हड्डियों वाले हाथ ऐसे ही नहीं हिल रहे थे, वे आपस में जुड़ गए और एक ही पल में एक विशाल सफेद जाल बन गया जो मुझे अथाह गहराइयों में खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने ठंडी सांस छोड़ी और एक जबरदस्त ताकत के साथ मेरे पैरों की मांसपेशियां फूल गईं। मेरा विशाल पंजा जो लावा आर्मर से ढका था, जमीन पर जोर से पड़ा। वॉर स्टॉम्प, वॉर स्टॉम्प। एक लाल शॉकवेव यह टकराने वाली जगह से फट पड़ी और तुरंत 50 मीटर के अंदर हड्डियों की धूल की लहर को पीछे धकेल दिया। सूखी हड्डियों से बने वो हाथ, वे उच्च तापमान और कंपन से चकनाचूर हो गए और पाउडर में बदल गए। हालांकि हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही हड्डियों की धूल हवा में भर गई, आसमान में चांद अचानक टिमटिमा उठा और उसके साथ एक बहरी कर देने वाली चीख सुनाई दी। हैरानी की बात है, हवा में मौजूद वो सारी हड्डियों की धूल वापस नीचे नहीं गिरी। इसके बजाय यह अजीब तरीके से हवा में रुक गई और घनी हो गई। पलक झपकते ही सैकड़ों राक्षसी हड्डियों वाले पक्षी प्रकट हो गए। फिर उन राक्षसी पक्षियों के झुंड ने हमलावरों बॉम्बर्स की तरह काम किया। उन्होंने एक चुभने वाली सीटी के साथ हवा को चीरते हुए हर तरफ से मुझ पर गोता लगाया। मैंने अपना दाहिना पंजा उठाया और एक ही वार में आगे वाले पक्षी को कुचल दिया। अचानक एक आवाज, ठंडी और कर्कश, वो गूंज उठी, ये बेकार है। जब तक आत्मा नष्ट नहीं होती तब तक हड्डियां अनंत हैं। मैंने तेजी से ऊपर देखा। हड्डियों वाले पक्षियों के झुंड के पीछे
एक तैरते हुए सिंहासन पर जो पूरी तरह से खोपड़ियों से बना था, एक काले फटे हुए लबादे में लिपटा एक इंसान जैसा जीव बैठा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसमें एक विशाल हरा रत्न जड़ा हुआ था। मरे हुओं का स्वामी, लिच द लिच। उसने एक डरावनी हंसी हंसी। पहले मुझे लगा कि तुम बस एक साधारण छोटे दर्जे के ड्रैगन हो, लेकिन मुझे म्यूटेंट आग वाले बच्चे की उम्मीद नहीं थी। असली ड्रैगन के बच्चे, तुम्हारा कंकाल मेरे कलेक्शन का सबसे बेहतरीन हिस्सा होगा। उसने अपनी छड़ी उन हड्डी वाले पक्षियों के टुकड़ों की ओर घुमाई जिन्हें मैंने नष्ट किया था। अविश्वसनीय रूप से वे हवा में फिर से जुड़ गए। वे और भी तेज, अधिक खूंखार हो गए। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस जगह को शहर के मुख्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह जीवित लोगों के लिए मना नहीं है। साधारण जादुई जानवरों के लिए, जो केवल काटना और हाथापाई करना जानते हैं, इस तरह का दुश्मन एक अजेय बुरा सपना है। लेकिन मैं हंस पड़ा। क्या तुमने आत्मा कहा? मैंने मुझ पर झपटते हुए हड्डी के पक्षियों के झुंड को नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपनी सुरक्षा भी कम कर दी। मैंने उन तेज हड्डी के ब्लेड को अपने कवच पर खुरचने दिया। मेरे छिलकों स्केल से चिंगारियां उड़ने लगीं। मैंने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। मेरे गले की गहराई से कोई लाल मैग्मा या साधारण धरती की आग नहीं फूटी। इसकी जगह एक पवित्र रोशनी चमक उठी। यह समय की आग थी, ड्रैगन किंग का सार, सभी आत्माओं और भटकी हुई रूहों का परम शत्रु। आगे बढ़ो और एक भुनी हुई आत्मा का स्वाद चखो। लिच ने तुरंत दर्द से एक चीख निकाली। क्या? यह आग कैसी है? उसकी जादुई ढाल, उसका सबसे बड़ा घमंड उस सुनहरी रोशनी के सामने तुरंत घुल गई। वह हावी होने वाली ताकत उसके कंकाल से आत्मा को हिंसक तरीके से फाड़ रही थी। मुझ पर हमला करने वाले हड्डी के पक्षी भी वापस शांत, सूखी हड्डियों के ढेर में बदल गए। मैं आगे बढ़ा और वह विशाल आत्मा, जो 5वें स्तर के मानव जादूगर के बराबर थी, उसे एक ही निवाले में निगल लिया। एक ऐसा एहसास जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, मुझ पर छा गया। यह खाने जैसा नहीं था। मांस और खून आपको केवल भरा हुआ और गर्म महसूस कराते हैं। इस बार यह एक आध्यात्मिक तूफान था, ताजी हवा का एक झोंका जो मेरे दिमाग से होकर गुजरा। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग फट रहा हो और फिर से बन रहा हो। सदियों का नेक्रोमेंसी का ज्ञान, ऊर्जा को नियंत्रित करने की तकनीकें और नक्शे के गहरे रहस्य टुकड़ों में बंटकर मेरे दिमाग में भर गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे एक नई शक्ति मिली, मरे हुओं की दास्ता, अनडेड सर्विट्यूड। मैंने अपने साथ वालों की तरफ देखा। मैंने अपनी नजर अपने पैरों के पास पड़े एक विशाल मैमथ के कंकाल पर टिका दी। मैंने उसे धीमी आवाज में हुक्म दिया, उठो। और वह विशाल कंकाल, जो अनगिनत सालों से सोया हुआ था, वास्तव में कांपते हुए हिलने लगा। उसकी आंखों के गड्ढों के अंदर 2 हल्की सुनहरी भूतियां आग जल उठीं। ये वही आग थी जो मैंने उसे दी थी। हालांकि यह थोड़ी कमजोर है, फिर भी चारे के रूप में और जासूसी के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुरी नहीं है। मैंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर मैंने अपना सिर उठाया और बंजर भूमि के अंत में उस खंडर हो चुके किले की ओर देखा। 30वीं मंजिल का प्रवेश द्वार, जो कभी अनजानी चीजों से भरा था, अब उसके कोई रहस्य नहीं बचे थे। मैंने अपनी मौजूदगी पूरी तरह से छिपा ली, क्योंकि 500 मीटर दूर एक खाली जगह में मुझे इंसानों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये आम एडवेंचरर्स का शोरगुल नहीं था, बल्कि ट्रेंड सैनिकों के कड़क और अनुशासित आदेश थे, जिनके साथ मशीनों की आवाज भी आ रही थी। मैं ऊपर से नजर रखने के लिए 100 मीटर ऊंचे एक विशाल पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। मैंने जो देखा उससे मेरी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वो एक अस्थायी कैंप था। उस जगह के बीचों बीच सोने के जादुई अक्षरों वाला एक विशाल और मजबूत पिंजरा रखा था। चांदी के कवच पहने दर्जनों नाइट्स पिंजरे के चारों ओर गश्त कर रहे थे। होली हैंड ड्रैगन स्लेयर मर्सिनरी गिल्ड, ये इंसानी दुनिया की सबसे कुख्यात और साथ ही सबसे शक्तिशाली शिकारी संस्थाओं में से एक थी। वे आम जादुई जानवरों को नहीं मारते, वे ड्रैगन की उपप्रजातियों का शिकार करने में माहिर हैं। यहां तक कि ऐसी अफवाह भी है कि उन्होंने एक बार एक असली शुद्ध खून वाले ड्रैगन को घेर कर मार डाला था। उस विशाल पिंजरे के अंदर एक जीव था, एक जेड टोपोग्राफिक ड्रैगन। वो सिर्फ 5 या 6 मीटर लंबी थी। उसका पूरा शरीर हरे शल्कों से ढका था। वे जेड पत्थर की तरह चमक रहे थे। वो एक बहुत ही खूबसूरत जीव थी, लेकिन अभी वो अमानवीय यातना सह रही थी। एक सफेद पादरी का लबादा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी पिंजरे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी, जिससे एक हल्की रोशनी निकल रही थी। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी जब उसने अपनी छड़ी से ड्रैगन के पेट को धीरे से छुआ। वो हल्की सफेद रोशनी इलाज के लिए नहीं थी, वो गलाने के लिए थी। वो बेहद शक्तिशाली पवित्र रोशनी थी, जिसे खास तौर पर अंधेरे की ताकतों या जादुई जानवरों को यातना देने के लिए बनाया गया था। वो त्वचा पर डाले गए किसी तेज एसिड की तरह काम कर रही थी। ड्रैगन के पेट के सबसे मुलायम शल्क तुरंत काले पड़ गए। टोपोग्राफिक ड्रैगन तड़प उठी। बहुत अच्छे, दर्द को इसी स्तर पर बनाए रखो। पादरी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और एक क्रिस्टल फ्लास्क पकड़े अपने असिस्टेंट की ओर मुड़ा। डर और दर्द ड्रैगन के खून की शक्ति को बढ़ा देते हैं। अभी खून की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, इसे जल्दी से इकट्ठा करो। असिस्टेंट ने तुरंत एक ट्यूब ली और उसे ड्रैगन के ताजे गले हुए घाव में डाल दिया। गहरा लाल खून उस ट्यूब से बहने लगा जब तक कि वो क्रिस्टल फ्लास्क भर नहीं गया। कैंप के दूसरी तरफ शिकार का ढेर लगा था। फटी हुई ड्रैगन की खालें, टूटे हुए ड्रैगन के अंडे और ड्रैगन प्रजातियों के कई कटे हुए शरीर, जिन्हें बावर्ची जैसे दिखने वाले कुछ आदमी एक बर्तन में फेंक रहे थे। आज रात हमें ड्रैगन के मांस का सूप मिलेगा। हमारा यहाँ आना सफल रहा। यह जेड ड्रैगन एक खास किस्म की है। अगर हम इसे राजधानी ले जाएं तो यह कम से कम 50 लाख सोने के सिक्कों में बिकेगी। मैंने सुना है कि इसके पेट में अंडे भी हैं। एक के दाम में 2 का फायदा। पेड़ की चोटी से मैं सब कुछ खामोशी से देखता रहा। उस ड्रैगन की आंखों ने मुझे मेरी ड्रैगन माँ की याद दिला दी। वो लाचारी, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए बेतहाशा संघर्ष करने वाली एक माँ की नजर। उस ड्रैगन की आंखों में वही तड़प थी। उन्होंने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें निकाल लीं और मुझे घेर लिया।
वो दर्जनों थे। उनके कॉम्बैट ऑरा मुझ पर लॉक हो चुके थे। बिना डरे मैंने पिंजरा खोल दिया। जेड टोपोग्राफिक ड्रैगन ने खौफ और सदमे में मेरी तरफ देखा। उसके पास शब्द नहीं थे। मैं घूमा, उसके सामने खड़ा हुआ और डर से जमे हुए उन इंसानों का सामना किया। मैंने उनसे कहा, ध्यान से देखो, इस तरह मैं इन कीड़ों को मौत के घाट उतारता हूँ। कत्लेआम शुरू होने के 1 मिनट बाद होली हैंड ड्रैगन स्लेयर मर्सिनरी ग्रुप के 32 एलीट सदस्य 32 सूखी लाशों में बदल चुके थे। मैं उस विशाल और मजबूत पिंजरे के सामने खड़ा था। अंदर वो जेड ड्रैगन फर्श पर लेटी थी जिसे मैंने बचाया था। वो अपने सामने खड़े खून से सने दानव को घूर रही थी। मेरे खौफनाक ड्रैगन ऑरा को महसूस करके उसकी बचने की वृत्ति पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। मैंने उसे समर्पण करने को कहा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक माँ की चिंता अभी भी बाकी थी। वो अपने फूले हुए पेट को बचा रही थी। मैंने उसे देखा और पूछा, क्या तुम डरी हुई हो? मैंने अपनी एक उंगली आगे की। उसकी नोक पर सुनहरे लाल रंग के असली खून की एक बूंद बनी। ये कोई मामूली खून नहीं था, इसमें प्राइमर ड्रैगन के मूल तत्व का एक अंश था। अपना मुंह खोलो, मैंने आदेश दिया। उस ड्रैगन की नाफरमानी करने की हिम्मत नहीं हुई और कांपते हुए उसने अपने जबड़े खोल दिए। वो सुनहरी बूंद उड़कर उसके मुंह में चली गई। उसके पेट का वो गला हुआ घाव देखते ही देखते भर गया। उसके फीके हरे शल्कों से एक चकाचौंध कर देने वाली पन्ना जैसी चमक फूट पड़ी। उसका आकार एक पल में बहुत तेजी से बढ़ गया। उसका ऑरा सीधे दूसरे लेवल को पार करके तीसरे लेवल के जादुई जानवरों की श्रेणी में पहुंच गया। और सबसे अहम बात, उसके गर्भ में पल रहे अंडे ने उस सुनहरे खून के संपर्क में आते ही तुरंत एक शक्तिशाली धड़कन पैदा की। वो भविष्य का एक शानदार ड्रैगन था। मैंने पहले ही फ्लोर 30 से 50 तक का रास्ता साफ कर दिया है। मैंने मुड़कर कहा और पलटकर उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। वो तुम्हारा इलाका है, अपने बच्चे को लो और वहां जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं, नीचे के जादुई जानवर कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं जल्द ही 20वें फ्लोर पर पहुंच गया, जियो व्हेल्स की भूल भुलैया में। ये अनगिनत छोड़े गए गियर्स से बनी एक विशाल भूमिगत नगरी है। वहां की मिट्टी धरती से अलग थी। चारों तरफ भाप के पाइप और जाल बिछे थे। अलर्ट, अत्यधिक ऊर्जा वाला खतरा पास आ रहा है। एक तीखी रोबोटिक आवाज पूरी भूल भुलैया में गूंज उठी। भाप से चलने वाले कच्चे रोबोट्स को चला रहे दसियों हजार म्यूटेंट जियो व्हेल्स खौफ से अपनी रडार स्क्रीन को घूर रहे थे। उस लाल बिंदु पर, जो अब गहरा बैंगनी हो चुका था, वो रोशनी का बिंदु बहुत तेज चल रहा था। वो लाल बिजली की तरह भूल भुलैया की सभी दीवारों को नजरअंदाज करते हुए हर चीज को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जियो व्हेल किंग चिल्लाया, फायर करो, जल्दी आग लगा दो। अनगिनत जंग लगे गोले, जहरीली गैस के टैंक और यहां तक कि जियो व्हेल्स के सुसाइड ड्रोन उस लाल परछाई पर बारिश की तरह बरस पड़े। उस परछाई से एक नीची गुर्राहट सुनाई दी, जिसके बाद सुनहरे लाल रंग की आग का एक ऐसा स्तंभ निकला जिसने आसमान और जमीन को चीर दिया। एक ही पल में उसने 100 मीटर चौड़ी लावा की सुरंग पिघला दी, जो सीधे शहर के बीचों बीच जाती थी। उनका राजा बेबस खड़ा था, बिना अपनी रफ्तार धीमी किए, उल्टी दिशा में जाने वाले किसी उल्कापिंड की तरह। मैं हर रुकावट को चकनाचूर करता हुआ आगे बढ़ा। 10वां फ्लोर एक टेस्टिंग ग्राउंड है। ये इंसानी देशों द्वारा युवा नाइट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया एक सुरक्षित इलाका है। आज होली एम्पायर की रॉयल नाइट एकेडमी के लिए ग्रेजुएशन टेस्ट का दिन था। चमकदार चांदी के कवच पहने हुए सैकड़ों युवा नाइट्स, जो ताकतवर घोड़ों पर सवार थे और अपने गुरु के निर्देशन में निचले दर्जे के कंकालों के एक झुंड का शिकार कर रहे थे। देखो, वो क्या है? एक युवा महिला नाइट ने अचानक खाई की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। सबने ऊपर देखा और पाया कि खाई का प्रवेश द्वार, जो पहले बिल्कुल काला था, अब एक भयानक गहरे लाल रंग की चमक से भर गया था। एकदम घोंट देने वाली गर्मी की लहर धरती के कांपने के साथ गहराई से भयंकर रूप से ऊपर उठी। पीछे हटो! डर से गुरु का चेहरा बिगड़ गया और उसने बेतहाशा अपना झंडा हिलाया। बहुत देर हो चुकी थी। धरती फट गई। मैं उस अंडरग्राउंड की गहराई से बाहर उछला और जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, एक भयानक शॉकवेव ने 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर इंसान और घोड़े को हवा में उछाल दिया। लेकिन मैंने उन पर हमला नहीं किया। अपनी ठंडी निगाहों से मैंने इंसानियत की इस तथाकथित एलीट फौज को परखा। बहुत कमजोर है, मैंने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। तो सतह पर जाने से पहले ये आखिरी पड़ाव है? मैंने ऊपर देखा। मेरे ऊपर लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर नीली रोशनी छोड़ता हुआ एक विशाल जादुई चक्र तैर रहा था। द सील ऑफ द एबिस, द गेट ऑफ साइज। इसे इंसानों ने ड्रैगनों के साथ मिलकर बनाया था ताकि अंडरग्राउंड के जादुई जानवर सतह पर न आ सकें। एक अभेद्य सुरक्षा कवच। कहते हैं कि अगर छठे लेवल का लॉर्ड क्लास का जादुई जानवर भी इससे टकरा जाए तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। उस जादुई चक्र के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा ड्रैगन का दांत लटक रहा था। यह एक असली ड्रैगन का दांत था। उस सील की मुख्य ताकत के रूप में वो एक विशाल शक्ति छोड़ रहा था जो नीचे मौजूद अनगिनत जीवों को दबाकर रखती थी। उस दांत को देखकर मैं मुस्कुराया। आर्थर, मैं इस ऑरा को पहचानता हूं। यह मौजूदा ड्रैगन सम्राट का दांत है। आर्थर, क्या तुम्हारा इरादा मुझे यहां तब तक कैद रखने का था जब तक कि मैं सड़ न जाऊं? मेरी पीठ पर मौजूद हड्डियों वाले पंख गुस्से से फड़फड़ाने लगे और मेरे शरीर को धीरे धीरे हवा में उठाने लगे। जैसे जैसे मैं ऊपर उठा, मेरे आसपास की हवा कांपने लगी। जमीन पर मौजूद नाइट सदमे में ये सब देख रहे थे। अगर तुमने मुझे जिंदगी दी थी तो मुझे छोड़ा क्यों? और अगर मुझे छोड़ ही दिया था तो मुझे हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर दिया? मेरी रफ्तार पल भर में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। मैंने कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं की। मैंने बस अपने ही सिर से आसमान में लटकते उस ड्रैगन सम्राट के दांत पर सीधा वार किया। मेरे लिए रास्ता खोलो, मैं वापस आ गया हूं। अपनी गर्दन तैयार रखना और मेरा इंतजार करना।